यह रॉयल मैजिक एकेडमी की एलिमेंटल टेस्ट सेरेमोनी है, वही परीक्षा जो तय करती है कि प्रत्येक स्टूडेंट की एलिमेंटल एबिलिटी क्या है और वे उसे कितना अच्छी तरह वील्ड कर सकते हैं। टेस्ट शुरू होता है और एम्परर की बेटी खुद लाइट एलिमेंट की 52% एबिलिटी दिखाती है। अगला है सेथ, एकेडमी के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक। उसका रिजल्ट सैंड एलिमेंटल कंट्रोल 71% दिखाता है, लेकिन जब सायन की बारी आती है सभी की सांसें थम जाती हैं। उसके पास रेयर एलिमेंट डार्कनेस है और वह भी चौंकाने वाला 92%। ग्राफ 2 एकेडमी के इतिहास में सबसे महान स्टूडेंट भी ग्रेजुएशन तक सिर्फ 88% तक पहुंचा था। टेस्ट के बाद सायन चुपचाप अपने कमरे लौटता है, लेकिन हॉलवे में 2 सीनियर स्टूडेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। वे उसकी असली ताकत परखना चाहते थे और उसे बुली करना चाहते थे। उन्हें क्या पता, सायन उनकी उम्मीद कर रहा था। उन्हें समझने से पहले ही देर हो चुकी थी। सायन एक ही किक में उनमें से एक को दीवार में दे मारता है और आप सोच सकते हैं एक मेज के पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड कैसे? जवाब सिंपल है, वह अपने पास्ट लाइफ में एक डेडली असैसिन था। कॉन्टिनेंट की सबसे टैलेंटेड नाइट स्क्वाड से लड़ते हुए भी साइनवर्ट कभी हार नहीं मानता था। वह एक ड्यूक का बास्टर्ड सन था और पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे फियर्ड असैसिन। जितना उसे याद है, उसके पिता ने हमेशा उसे अपने लेजिटिमेट भाई की रक्षा करने और क्लैन की ऑनर बनाए रखने का आदेश दिया था। इसी काम में उसने अशेल्वर के राइज का हिडन कैटलिस्ट बनना स्वीकार किया। उसने हर आदेश बिना झिझक पूरा किया, चाहे इंपीरियल सक्सेशन में अशेल की मदद हो, डीमन किंग आर्मी के इन्वेजन में राइवल्स को खत्म करना हो या कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करने की जंग। फिर भी सालों की लॉयल्टी के बदले उसे सिर्फ बिट्रेयल मिला। उसके अपने भाई ने उसे एक वाइल असैसिन कहा जिसने फॉरबिडन मिस्ट पावर से छेड़छाड़ की। इसी बहाने अशेल ने उसे एलिमिनेट करने की साजिश रची। सायन ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, इतनी कुर्बानियों के बाद यूं फेंक दिया जाना। गुस्से से भरा उसने अपने भाई पर वार किया, लेकिन इस गिलगमेश की सस्ती नकल के सामने वह टिक न सका और मारा गया। ये उसका इमेजिन्ड एंड कभी नहीं था। तब एक चमत्कार हुआ। उसने आंखें खोलीं और खुद को पास्ट में पाया, और सबसे पहली व्यक्ति जिसे उसने देखा वह एमिली थी, वह मेड जिसे उसने 20 साल से नहीं देखा था। उसकी नजर कमरे में घूमती है, यह सचमुच पास्ट था। उसे यह पल साफ याद है, 37 साल पहले, वर्ष 985, एकेडमी में प्रवेश से 1 साल पहले। हर साल डची एक ट्रेनिंग ड्यूल कराती है, और इस साल ड्यूक वर्ट, दोनों का पिता, खुद देखने वाला था। आज का ओपोनेंट उसका हाफ ब्रदर क्रैनवर्ट था। दोनों एक उम्र के थे, पर क्रैन ड्यूक की पत्नी मार्गरेट अर्ज का बेटा था, इसलिए सारा ध्यान उसी को मिलता था। हालांकि दोनों इतने ही छोटे थे, एक अलग माँ से जन्म लेना सब कुछ बदल देता था। इस ड्यूअल के बाद सायन पूरे परिवार का मजाक बन गया था, और उसी दिन से उसके पिता ने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया था। मेड उसे क्वाइटली पीछे हटने की सलाह देती है ताकि चोट न लगे, पर वह उसे अनसुना करके अपना रेपियर निकालता है। हथियार का वजन उसे चौंका देता है। उसकी स्ट्रेंथ सच में एक बच्चे जैसी थी। ये सपना नहीं था, न ही कोई इल्यूजन मैजिक, ये सच था। वह वापस लौट आया था। क्रैन उसे ताना मारता है, पूछता है कि वह अभी तक भागा क्यों नहीं। ड्यूक मैच शुरू करने का संकेत देता है। ओपोनेंट तुरंत झपटता है, लेकिन सायन की आंखें उसकी मूवमेंट पकड़ लेती हैं। धीमी, बेहद धीमी। वह आसानी से डॉज करता है, एक तेज रिस्ट ट्विस्ट से ब्लेड किनारे उछाल देता है, फिर एक किक से क्रैन को जमीन पर पटक देता है। ड्यूक हल्की दिलचस्पी से देखता है, जबकि मार्गरेट डर से जड़ हो जाती है। एक थ्रस्ट उसके गले पर मारकर मैच खत्म किया जा सकता था, लेकिन सायन हेजिटेट करता है। जीत काफी नहीं थी। अपने पिछले जीवन में क्रैन ने उसे सिर्फ मजे के लिए परेशान किया था। अब जबकि शक्ति उसके हाथ में है, क्यों न इस स्मग एटीट्यूड को हमेशा के लिए कुचला जाए। इस नए जीवन में वह किसी का सेवक नहीं रहेगा, वह अपनी राह खुद बनाएगा। वह क्रैन के चेहरे पर बूट से बार बार चोट करता है, जब तक वह बेहोश न हो जाए। द्वंद्व नॉकआउट से जीत लिया जाता है। ड्यूल के खत्म होते ही उसे ड्यूक से मिलने बुलाया जाता है। एक हाई रैंकिंग नाइट उसे गलियारों से एस्कॉर्ट करता है। दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही वह मार्गरेट को ऑफिस से निकलते देखता है। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान खिल उठती है। वह स्पष्ट रूप से अभी अभी अपने प्रेशियस सन के बारे में रोना धोना खत्म करके निकली थी। सायान एक हल्का तंज कसता है, पूछता है कि क्रैन ठीक है या नहीं। उसका चेहरा गुस्से से मरोड़ खा जाता है और वह चीख पड़ती है कि उसे कैसी हिम्मत हुई कंसर्न दिखाने की, जब उसने अब भी जो किया है। सायन उसे हवा की तरह चीर कर आगे बढ़ जाता है, बड़बड़ाते हुए कि ड्यूल्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन मार्गरेट छोड़ने वाली नहीं थी, इतनी जोर से कि पास वाले सब सुन लें। वह थूक कर कहती है कि यही वजह है कि लेजिटिमेट बच्चों को असली हेयर्स जैसा सम्मान नहीं मिलना चाहिए। फिर वह और नीचे गिरती है, चेन की माँ को गाली देती है और कहती है कि उसे तो गलियों में रेंग कर खाना जुटाना चाहिए था। वह फुसफुसाती है कि उसे लड़ाई करने का कोई हक नहीं था। यह सब सैन के भीतर उतरता है और उसकी जौ कड़क हो जाती है। पहली बार उसकी जहर भरी जुबान ने सच में नस छू ली थी। उसका गुस्सा भीतर ही भीतर उबलता है, शांत लेकिन बेहद खतरनाक। वह उसे मारने का विचार करता है, पर फिर एक धीमी, कहीं ज्यादा संतोषजनक सजा तय करता है।
एक ऐसी सजा जो उसे धीरे और सोच समझकर तोड़ देगी। सायन उसे बताता है कि वह क्रे के साथ एकेडमी में प्रवेश लेने वाला है। मार्गरेट आंखें सिकोड़ती है, समझ नहीं पाती तो वह साफ साफ कह देता है वह नहीं चाहती होगी कि उसका बेटा बिना हाथ पैरों के ग्रेजुएट करे। अब सारा ध्यान उसी पर लगाना चाहिए। मार्गरेट आगे बढ़ती है पर नाइट बीच में रुकावट बनकर कहता है कि ड्यूक से मीटिंग अर्जेंट है। सायन उसे आखिरी बार तिरछी मुस्कान देता है और ड्यूक के चेम्बर्स की ओर बढ़ जाता है। ऑफिस में प्रवेश कर वह औपचारिक अभिवादन करता है और यादें चमकती हैं। उसका पिता ड्यूक विलियस वर्ट, वेलस का महान फ्यूडल लॉर्ड, कॉन्टिनेंट का शील्ड, वह हीरो जिसने अकेले अपनी जादुई शक्ति से डीमन ऑन स्लॉट को सालों रोके रखा था। उसने आखिरी सांस तक कॉन्टिनेंट में शांति लाने की कोशिश की थी, लेकिन सायन उसे अलग देखता है। एक ऐसा आदमी जिसने ड्यूटी को अपनी जिंदगी बना लिया, जबकि उसके पास आजादी थी कि वह कुछ और चुन सकता। ड्यूक बिना भूमिका के मुद्दे पर आता है, कहता है कि जब क्रे ने चार्ज किया, सायन ने सोड की ट्रजेक्टरी पढ़कर डॉज किया, फिर पूछता है कि वह इतनी आसानी से ब्लेड कैसे चला लेता है। चेन कहता है कि वह हर रात अकेले अभ्यास करता था। ड्यूक को शक होता है, कहता है कि उसने कभी सोर्ड्समैनशिप में रुचि नहीं दिखाई तो इतनी स्किल छिपाई क्यों। सैन जवाब देता है कि वह अटेंशन नहीं चाहता था। ड्यूक को अजीब लगता है कि उसने क्रे पर बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका। क्या इतनी एग्रेशन जरूरी थी? सायन कहता है हाँ, उसे साबित करना था कि वह क्रे से बेहतर है। ड्यूक यह सुनकर चौड़ी मुस्कान हंस देता है, उसकी उम्मीदों के परे। वह कहता है कि सायन एक दिन अशेल के लिए एक शक्तिशाली और भरोसेमंद एलाई बन सकता है। अशेल का नाम सुनते ही सैन जम जाता है। अब जबकि वह अशेल की असलियत जानता है, उसे सपोर्ट करने का विचार भी बेतुका था। ड्यूक की वही पुरानी ऑब्सेशन, अशेल अशेल और अशेल। वह सायन के हाथ पकड़ता है और कहता है कि इनाम के तौर पर वह जो मांगेगा मिल जाएगा। सायन इस अवसर को अशेल की पूरी नींव हिलाने के पहले वार की तरह देखता है और बैटल फ्रंट भेजे जाने की मांग करता है। कमरे में वापस लौटते ही मेड लगभग उछल पड़ती है। उसने सायन का रिक्वेस्ट सुन लिया था। वह उसे पागल कहती है क्योंकि बैटल फ्रंट विकेड क्रीचर्स और डिमोनिक मॉन्स्टर्स से भरा पड़ता है। विलस उचीफ एम्पायर का पश्चिमी क्षेत्र ही असली बैटल फ्रंट कहलाता है और लमिया वैली फ्रंट लाइन है। सदियों से डीमंस के खिलाफ जंग चल रही है, ये नर्क है। इसलिए उसके पिता एक शर्त रखते हैं, 1 महीने में खुद को इतना मजबूत साबित करो कि लामिया वैली के लायक बन सको। चैन नहीं जानता कि कितना मजबूत होना पड़ेगा, पर उसे इतना पता है कि उसे अपनी फिजिकल क्षमता चरम तक ले जानी होगी। अभी वह अपनी उम्र के बच्चों से भी कमजोर है। उसके पास है पिछले जीवन की कॉम्बैट इंट्यूशन और अपने भीतर मौजूद हल्का सा मैजिक ट्रेस। अगर वह शरीर बना ले तो इन दोनों को असली हथियार बना सकता है। इसीलिए ट्रेनिंग अब शुरू होती है। तभी एलिस कमरे में तूफान की तरह घुसती है, उसकी आवाज में आग। उसे सायन के बैटल फ्रंट जाने की खबर मिल गई थी। वह उस पर बरस पड़ती है, कहते हुए कि जीत ने उसके सिर चढ़कर उसे पागल बना दिया है। फिर वह उसे रूफटॉप पर मिलने को कहती है। वह उसे टेस्ट करना चाहती है। अगर वह 3 मिनट तक उसका सामना कर सका तो वह उसे जाने से नहीं रोकेगी। सायन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस बात पर लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन वह उसे ठंडे लहजे में चुप करा देती है और पूछती है कि क्या वह बस उसके परिवार की लेगेसी के पीछे भाग रहा है। तभी सायन को समझ आता है कि वह इतनी एग्रेसिव क्यों है, लेकिन उसे उसके फैमिली नेम से कोई मतलब नहीं। क्रे के साथ ड्यूअल हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ। शरीर टूट चुका है, लेकिन वह कोई रहम नहीं दिखाती। वह ब्रॉड सोर्ड के साथ उस पर जोरदार हमला करती है। सैन समय रहते रेपियर उठाकर वार रोक लेता है। वह हैरान रह जाती है, एक 10 साल का बच्चा उसकी ग्रेट सोर्ड को रोक गया। वह इसे लक मानकर तेज अटैक्स की बारिश कर देती है। सायन मुश्किल से रोक पाता है। कुछ वार लगते हैं, लेकिन उसकी गार्ड में एक परफेक्ट ओपनिंग दिखती है। सायन पैरी कर भीतर घुसता है और काउंटर उसकी गर्दन की ओर जाता है। वह बच भी नहीं पाती, लेकिन सैन आखिरी क्षण में ब्लेड मोड़ देता है, उसे भागने की खिड़की देते हुए। अगर उसने यह न किया होता, वह उसी वक्त मर जाती। मिस्ट की सोर्ड टेक्निक मर्सी के लिए नहीं बनी। इसकी फॉग बेस्ड फॉर्म सिर्फ किलिंग के लिए है और सायन अब भी कमजोर शरीर पर जोर डालकर माना को ब्लेड में धकेल रहा था। वह दीवार तक पहुंच चुका था। इसी बीच वह उसे मिड चांट पकड़ लेता है। वह अर्थ और विंड को मिलाकर अपनी ब्लेड को एम्पावर कर रही थी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। वह पूरा दम लगाने वाली थी। सायन समझता है कि उस वार को रोकने की कोशिश उसे सीधा किले की दीवार के बाहर फेंक देगी, पर फिर भी वह चार्ज करता है, उम्मीद करते हुए कि एड्रेनलिन उसकी मैजिक को जगाए। लेकिन उनके ब्लेड्स टकराने से पहले ही नाइट ऊलन ऊपर से कूदकर दोनों को रोक देता है। वह एलिस को डांटता है कि वह उम्र में छोटे से ऐसे नहीं लड़ सकती थी। रियलिटी तुरंत लगती है। एलिस की आंखें झपकती हैं। फिर वह सायन को अचानक गले लगा लेती है।
कांपते हुए माफी मांगती है। वह बस उसे बैटलफील्ड में फेंकने से रोकना चाहती थी। सायन समझता है वह वही है, वह लड़की जो हर चीज पर अपनी जान तक लगा देती है। उसकी बहन अकेडमी की प्रोडिजी, जिसे लोग देवताओं की बेटी कहते थे, जिसने तलवार चलना शुरू किया था चलने से पहले। वह एशल से कॉन्टिनेंट गार्डियन के खिताब के लिए बराबरी तक लड़ चुकी थी, लेकिन फिर सब खत्म हो गया। वह नाइट्स ऑफ लाइट में शामिल हुई और मारी गई। सायन उसे कसकर पकड़ता है और कसम खाता है इस बार वह उसे बचाएगा। इसी बीच एलिस उलान की ओर मुड़ती है, पूछती है कि ड्यूक का पर्सनल नाइट यहाँ क्या कर रहा है, अगर ड्यूक युद्ध के लिए निकल चुका है। उलान बताता है कि ड्यूक के आदेश से वह सायन की रक्षा करेगा। यह मिशन गुप्त है। सायन पहले ही ऑफिस में उसकी उपस्थिति महसूस कर चुका था, लेकिन अब उसे शक होता है कि उसके पिता इसे छुपाना क्यों चाहते थे। सोचते सोचते अचानक थकान ढह जाती है। वह एलिस की बाहों में बेहोश हो जाता है। वह नरमी से मुस्कुराती है, अभी भी बच्चा ही है। अगली सुबह वह एकेडमी लौट जाती है और सायन अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है। वह मुश्किल से 10 पुशअप्स कर पाता है, अभी भी बेहद कमजोर। मजबूत बनने की जरूरत हर दिन और तेज चीखती है। पिछले 2 हफ्तों से वह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था, 0 रिजल्ट्स। उसे अपनी पास्ट लाइफ की ताकत याद आती है। उसे कुछ चाहिए, कुछ भी जो काम आए। तभी मेड एक संदेश लाती है। उसकी बहन का भेजा पैकेज आया है। अंदर है हेलहाउंड ब्लड की बोतल, वही चीज जो उसने मांगी थी। लमिया वैली से आया दुर्लभ मटेरियल, एक डिमोनिक बीस्ट का खून जिसकी बदबू जहरीली और स्वाद जलन पैदा करने वाला था। लोग कहते हैं यह जहर है, लेकिन सायन जानता है कि यह परमानेंट माना और फिजिकल बूस्ट देता है। मेड भय से पूछती है कि क्या वह सच में यह पीने वाला है। सायन कंधे उचकाता है, कहता है कि उसकी कुकिंग से बचने के बाद यह तो चाय जैसी चीज है, और वह पूरा खून एक घूंट में पी जाता है। गर्मी और शक्ति का उफान शरीर में फैलता है और वह कहता है कि वह थोड़ी हवा खाने बाहर जा रहा है। वह उस जगह पर पहुंचता है जिसे वह अपने पास्ट लाइफ से बहुत साफ याद करता है। वह पिछले 2 हफ्तों से इसी पल का इंतजार कर रहा था, खासकर उस समय के लिए जब कोई उसकी हर गतिविधि रिपोर्ट न कर सके। सालों पहले आशल को लुमिनल गॉड ऑफ लाइट से एक डिवाइन रेवलेशन मिला था, पहाड़ों में छिपे एक एंशिएंट टेम्पल के बारे में। सायन ने तब यह बात नहीं मानी थी, लेकिन वह जगह सच निकली। एक जोन जहां माना भारी मात्रा में जमा होती है, लेकिन इस टाइमलाइन में वह प्रोफेसी अभी हुई ही नहीं। यह जगह सिर्फ उसे ही पता है। वह झुककर जमीन टटोलता है, उस एग्जैक्ट स्पॉट को महसूस करता है जहां माना की परत मोटी होती है। फिर मैजिक चैनल करता है और टेम्पल का एंट्रेंस खुलने लगता है। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस होता है कुछ अलग है। यह पहले जैसा नहीं दिखता। यह वही श्राइन था जो लुमिनल को समर्पित था, जिसकी हिस्ट्री 3 सदियों पहले डीमन गॉड वॉर में मिट गई थी। सायन भीतर बढ़ता है। उसे एक पल्सिंग ग्लो दिखती है जो टेम्पल के कोर एक सोर्ड से निकल रही थी। साल 999 BF में ह्यूमंस ने आखिर डीमन किंग की सेना को वेलुस से बाहर धकेला था। डीमंस की शक्ति इंसानों से कहीं परे थी, लेकिन ह्यूमंस को एंशिएंट रेलिक्स, गॉड्स वेपनरी में मुक्ति मिली। उन्हीं में से एक था डुरांड डार्क, लुमिनल द्वारा ब्लेसेड सेक्रेड ब्लेड। कहा जाता था कि यही सोर्ड डीमन वॉर जीतने की चाबी बनी और भविष्य में यही उसकी जान भी लेगी, एशल के हाथों। सायन इस सोर्ड को छूता है, कुछ भी नहीं होता। वह हट जाता है। बिल्कुल आश्चर्य नहीं। एक प्राचीन कथा कहती है जब कोई सोर्ड की रोशनी के पार कदम रखता है तो एक शैडो उभरती है। देखने में सोर्ड की छाया लगती है, लेकिन वह शैडो नहीं होती। जहाँ लाइट होती है वहाँ डार्कनेस उसका पीछा करती है, और वही डार्कनेस ऑल्टर के नीचे छिपी सीक्रेट पैसेज थी, एक कंसील्ड चेंबर की ओर जाती हुई। सायन अंदर जाता है और कमरे के मध्य पड़ी एक सोर्ड पर नजर रुक जाती है। उसकी आंखें नरम हो जाती हैं। यह वही ब्लेड था जो उसके पास पास्ट लाइफ में था। वह आगे बढ़कर उसका हैंडल पकड़ता है और उसका नाम बोलता है, कारुम। ब्लेड तुरंत उसे स्वीकार कर लेती है। सायन कुछ स्विंग्स करता है, लेकिन वह एंशिएंट मैजिक जो कभी इस तलवार में बहती थी अभी डोरमेंट थी। फिर भी उसे दोबारा पाकर एक अजीब सुख मिलता है। तभी अचानक चेंबर में एक आवाज गूंजती है, पूछती है कि उसे सच में डर नहीं लगता। क्या उसे समझ है कि उस सोर्ड में सील्ड डीमन को जगाने का मतलब क्या है। वह कहती है कि अब वापस जाना देर हो चुकी है और उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए झपटती है, लेकिन सायन उसके पास पहुंचने से पहले ही उसका गला पकड़ लेता है। कहता है कि वह बहुत रेकलेस हो रही है, वह पहले ऐसी नहीं थी। डीमन की आंखें फैल जाती हैं। एक बच्चा उसे छू कैसे सकता है। सायन शांत स्वर में कहता है, यह तलवार उसकी है। वह पीछे हटने की कोशिश करती है, फिर ठिठक जाती है। उसे कुछ महसूस होता है। वह पूछती है, क्या वह सक्सेसर है। उसके अंदर एरू की प्रेजेंस क्यों है। सायन वही बात दोहराता है, यह सोर्ड उसकी है। उसने आरू की लेगेसी इनहेरिट की है और उसे अपने
अपने मास्टर के आगे झुकना चाहिए। डीमन मानने को तैयार नहीं, वह चीखती है और हमला करती है। सायन आह भरता है, जानते हुए कि डिमोनिक वेपन की विल हमेशा यूजर का शरीर कब्जा करने की कोशिश करती है। वह बात वहीं खत्म कर देता है, उंगली से एक फ्लिक मारकर उसकी खोपड़ी को मंदिर के फर्श में दे मारता है। चेतावनी देता है कि अगर अभी सबमिट नहीं किया तो हाल और बुरा होगा। डीमन गुर्राती है तो सायन और दबाव डालता है, उसे जमीन में और धंसाते हुए। दबाव काम करता है, वह टूटकर उसे मास्टर कहती है अब लौटने का समय था। वह पहले ही बहुत देर बाहर रहा था। करुम उत्साहित लगती है, सदियों बाद बाहर की हवा में लौटने के लिए बेचैन। वह उसका नाम पूछती है और सायन उसे बताते हैं। एक बच्चे को आरू क्यों चुनेगी? सायन जवाब देता है, वह पास्ट लाइफ में चुना गया था, वह एक बार मर चुका है। लौटते समय सायन डुरान डार्क के पास से गुजरता है, उसे देखकर कहता है कि उसे अभी यहीं रहना चाहिए, इसका असली मालिक 2 दशक बाद आएगा। कारुम अभी तक रीइंकार्नेशन पर भरोसा नहीं करती। सायन सेक्रेड ब्लेड का हिल्ट काट देता है। कारुम चिल्लाती है कि वह क्या करने वाला है। सायन कहता है इससे फ्यूचर बहुत ज्यादा मजेदार बनेगा। जैसे ही कार्ट अपनी मंजिल पर पहुंचती है, हमारा MC फाइनली वाहन से उतरता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वह पल सच में आ चुका है। ड्यूक वहां पहले से मौजूद था, अपने नाइट्स से घिरा हुआ। उसका पिता आगे आता है और सीधे पूछता है क्या वह सच में बैटल फ्रंट पर जाने के लिए तैयार है? अगर वह अब पीछे हटना चाहे तो वह उसे रोकेगा नहीं। सायन दृढ़ता से सिर हिलाता है, वह अपनी चुनी हुई राह पर पूरी तरह भरोसा रखता है। ड्यूक इल्किन को मूर्ति सा इशारा करता है, स्क्रॉल एक्टिवेट करो। नाइट उसे हवा में उछालता है, जादू की रोशनी फूटती है और एक हेल हाउंड प्रकट होता है। यही उसका ट्रायल था, उसकी वर्थ को जांचने के लिए। ये क्रीचर्स लेमिया वैली के लो टियर डेमोनिक बीस्ट्स थे। सायन तुरंत स्टैंस ले लेता है, नजर दुश्मन पर जमी हुई। दूर से उसका पिता याद दिलाता है, उसके हर फैसले का वजन होता है। अगर वह यह रास्ता चुन रहा है तो उसे अपनी ताकत साबित करनी होगी और जिम्मेदारी उठानी होगी। कुछ दिन पहले सायन ने उलेन से एक असली ड्यूएल की रिक्वेस्ट की थी। हवा में तलवार घुमाने वाली ट्रेनिंग अब बेकार थी, उसे एक असली लड़ाई महसूस करनी थी। नाइट ने कहा कि उसे अपनी उम्र के बच्चों के साथ स्पार करना चाहिए, लेकिन हर बार जब सायन स्पार के लिए आता, क्रे भाग जाता। उलेन अब भी मानने को तैयार नहीं था, पर अंत में एक शर्त पर राजी हुआ, वह सिर्फ शीत से लड़ेगा और स्ट्रिक्टली डिफेंस खेलेगा। सायन ने हामी भरी और एक रिक्वेस्ट और जोड़ दी, जो भी हो ड्यूक को कुछ नहीं बताया जाएगा। सायन ने शब्द खत्म होने से पहले ही पूरी ताकत से हमला कर दिया। उलेन ने वार रोक लिया, पर 10 साल के बच्चे की ब्लेड में इतना वेट देखकर दंग रह गया। सायन उसके चारों ओर तेजी से घूमता रहा, इतनी तेज कि उसकी सिलुएट धुंधली पड़ रही थी। एक ऊंची स्लैश उलेन ने पैरी किया, लेकिन सायन उसे सांस लेने नहीं दे रहा था। वार पर वार, हर एक पूरी ताकत से भरा। उलेन मुश्किल से रोक पाया। आखिर सायन रुक गया। वह जीतने के लिए तैयार नहीं था, पर उसने नाइट को धन्यवाद दिया और चला गया। उलेन वहीं खड़ा रह गया, अविश्वास में कि वह नाजुक सा नोबल बच्चा इतनी जल्दी कैसे बदल गया। इसलिए जब वह हेल हाउंड का सामना करता है तो नाइट को पूरा भरोसा है, ये बीस्ट्स उसके लिए कुछ भी नहीं। हेल हाउंड चार्ज करता है, सायन साफ डॉज करता है। जितना वह मजबूत हो चुका है, डीमन बीस्ट से लड़ना अभी भी उसकी लिमिट्स धकेलता है, इसलिए उसे जल्दी खत्म करना ही एक रास्ता था। बीस्ट फिर झपटता है, सायन साइड हटकर ब्लेड उसकी गर्दन चीरकर सीधे ब्रेन तक उतार देता है। हेल हाउंड तुरंत ढह जाता है, खून फैलता है। सायन सोचता है कितना मजा आए अगर कुछ जार में भर लूं, पर लोग देखकर पागल हो जाएंगे। उसके पिता ताली बजाते हैं, टेस्ट खत्म, वह पास हो चुका है। ड्यूक कहता है फ्रंट लाइन्स पर दोबारा मिलेंगे। कारुम तलवार से धीमी आवाज में पूछती है उसने उसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया, उसे पूरी तरह जागने के लिए खून चाहिए। सायन उसे दिलासा देता है, जल्द ही वह जितना चाहे खून पिएगी। बैटल फ्रंट पर एक विशाल ओगर फ्रंट रैंक्स फाड़ रहा था। ड्यूक आदेश देता है डिफेंस लाइन मजबूत करो और तुरंत ओगर को खत्म करो। जादुई हमलों की बारिश क्रीचर पर गिरती है। बाइंडिंग स्पेल्स उसकी हरकतें रोककर आर्केन चेन्स में बांध देते हैं। बीस्ट इमोबिलाइज होते ही सायन मुख्य बल के साथ चार्ज करता है इसे खत्म करने के लिए। दूर से सायन और मेड शांत खड़े देखते हैं। मेड रो पड़ती है, पूछती है कि वह ऐसे स्थान पर क्यों रहना चाहता है। सायन को डर नहीं लगता, बल्कि यह जगह उसे लगभग नॉस्टैल्जिक लगती। फ्रंट लाइन पर पहली बार खड़े होकर कैसा महसूस हो रहा है? सायन कहता है थोड़ी घबराहट है। ड्यूक चेतावनी देता है, यहाँ मौत कभी भी कहीं भी गिर सकती है, चौकन्ना रहना ही नियम है। सायन सिर हिलाता है, उसे पहले से पता है कि यहाँ हर दिन 3 से 4 फुल स्केल बैटल्स होती हैं। हर बैटल का अपना प्रोटोकॉल होता है। डीमंस को हराने के लिए एडवांस्ड नाइट्स बैकबोन की तरह पूरी लाइन संभालते हैं, किसी भी मॉन्स्टर को ब्रीच नहीं करने देते। युद्ध खत्म होते ही सायन अपने असाइंड टेंट में लौट आता है, सबसे सुरक्षित सेक्टर में। लेकिन इस इलाके के गार्ड्स आदेशों का पालन बहुत सख्ती से करते हैं, जिसका मतलब है कि वह यहाँ करुम को समन नहीं कर पाएगा। उसे रात के खाने तक इंतजार करना पड़ता है ताकि चुपके से बाहर जाकर ट्रेनिंग
ट्रेनिंग कर सके। वह मेड को कांपते देखता है और पूछता है कि वह कर क्या रही है। वह ड्यूक की वार्निंग दोहराती है। सायन उसे कहता है कि अपना सामान बांधकर किले लौट जाए। वह चिल्लाती है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसके बिना सायन होपलेस है। अगर वह अचानक गायब हो जाए तो उसकी देखभाल कौन करेगा। वह टेंट से बाहर निकलती है, कहती है खाने का समय हो गया। सायन को उसके व्यवहार से चिढ़ होती है, पर वह उसे नजरअंदाज करता है। उस रात जब सब सो जाते हैं, वह अपने कंबल के नीचे एक प्लश डॉल रख देता है ताकि उसकी अनुपस्थिति छिप जाए। मेड पूछती है क्या वह ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा है। वह सिर हिलाकर हाँ कहता है। वह उसकी डेडिकेशन की तारीफ करती है, कहती है ड्यूक उसे ऐसे देख बहुत गर्व महसूस करेंगे। सायन कहता है वह सब संभाले और उसकी अनुपस्थिति को चुप रखे। रात में पेट्रोल्स और कड़े होते हैं, यही सबसे अच्छा मौका है। वह फॉग मैजिक में खुद को लपेटकर बिना पकड़े निकल जाता है। उसे याद है यह जगह उस समय भी मॉन्स्टर्स से भरी रहती थी। करूम हवा में तैरती खून की भारी गंध सूंघकर लगभग पागल हो जाती है। वह विनती करती है कि सायन उसे बीस्ट्स काटने दे। फॉग असॉल्ट से उन्हें चीरकर आगे बढ़ता जाता है। वह मरे हुए हाउंड से ब्लड इकट्ठा करता है और पीता है। माना और शरीर रिचार्ज करता है और कारुम को भी शक्ति देता है। करुम बेसब्र होती है, पूछती है और कितने बीस्ट्स मारने होंगे। सायन कहता है पूरी रात यहीं ट्रेनिंग होगी। यह जगह मॉन्स्टर्स को लगातार खींचती रहेगी। उधर फ्रंट लाइंस के दूसरी ओर नाइट्स का एक समूह एक रॉयल कॉन्वॉय को पहाड़ी रास्तों से एस्कॉर्ट कर रहा है। कार्ट में बैठी मेड यंग लड़की से कहती है कि बैटलफील्ड उसके लिए खतरनाक है, वापस लौट जाना बेहतर होगा। लड़की उदास चेहरे और तुनक मिजाज टोन में मेड को चेतावनी देती है कि उसे बच्चा समझना बंद करे, नहीं तो वह नाराज हो जाएगी। वह अगले एम्पायर की एयर है। मेड माफी मांगती है और बताती है कि उसने सुना है ड्यूक वर्ट अपना छोटा बेटा बैटलफील्ड लाए हैं, जो शायद उसकी उम्र का ही। लड़की चौंक जाती। ड्यूक इतने छोटे बच्चे को युद्ध में क्यों भेजेंगे। मेड बताती है ड्यूक ने उसे नहीं भेजा, वह खुद वॉलंटियर्ड हुआ। मेड कहती है कि दोनों की उम्र लगभग बराबर है, शायद वे मिलें तो साथ निभाएं। लड़की तुरंत सुंदरे मोड में चली जाती, कहती है कि उसे उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेड माफी मांगती है। आखिर लड़की धीमी पड़ती और उसका नाम पूछती है। मेड जवाब देती है वर्ट। लड़की धीरे से नाम दोहराती। स्पष्ट है कि उस साहसी बच्चे में उसकी रुचि जग चुकी। अगले दिन बैटलफील्ड पर ड्यूक वर्ट अपने नाइट्स को परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में नेतृत्व देता है, मॉन्स्टर्स को कुचलते हुए। युद्ध खत्म होने पर वह अपने बेटे तक पहुंचता है और पूछता है कैसा लग रहा है पहले असली कॉम्बैट के बाद। सायन कहता है उसके आगे अभी लंबा रास्ता है, लेकिन वह उसे चलने को तैयार है। ड्यूक उसके साहस और डिटर्मिनेशन से प्रभावित होकर मुस्कुराता है, कहता है कि वह उस पर गर्व करता है। सायन हैरान रह जाता है, पहली बार उससे ऐसी गर्मजोशी मिली थी। ड्यूक कहता है कल टेंट में निजी बात करनी। उस रात कैंप सो चुका होता है। सायन फिर रियर जोन में ट्रेनिंग के लिए जाता है, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसके सामने डेथ वर्म प्रकट हो जाता है। ये क्रीचर्स वैली के बहुत भीतर स्पॉन होते हैं, यहाँ नहीं। उसकी हालत कमजोर थी। सायन मुश्किल से टिक पा रहा था। कारुम उसे आग्रह करती है कंट्रोल उसे सौंप दे अगर जीवित रहना है। सायन जानता है वह उसके शरीर पर पूरा कब्जा चाहती। वह दबाव डालती रहती, कहती है कि उसकी कमजोर स्विंग्स एक ऐसे वर्म को नहीं रोक सकती जो हर घाव सेकंडों में भर लेता है। इसे समाप्त करने का एक ही तरीका है, वन शॉट किल। सायन जानता था यह लड़ाई अगर यूं ही चली तो खत्म नहीं होगी। पिछले महीने उसने जितना डेमोनिक बीस्ट ब्लड पिया है, उसके बावजूद वह असली शक्ति से बहुत दूर है। कारुम को कंट्रोल देना उसका एकमात्र विकल्प था। सायन आगे बढ़ता है, इसे स्वीकार करते हुए। फॉग की 9th फॉर्म डेमोनिक स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट होते ही कारुम पूरी स्पीड और शक्ति से वर्म पर टूट पड़ती है और उसे पलक झपकते चिथड़े कर देती। उधर ड्यूक कुछ रॉयल ट्रेनीज के साथ उसी इलाके से गुजर रहा होता है। वह जमीन पर फैली हाउंड्स की फटी चीथड़ी लाशें देखता है, वही जिन्हें सायन ने पहले रात मारा था। हवा में भारी माना की गंध थी। देखकर वे तुरंत शक करते हैं कि शायद कोई डीमन सक्रिय हुआ है। ड्यूक आदेश देता है कि इस क्षेत्र को तुरंत सर्च करके सिक्योर किया जाए। ऐसी चीजें अनदेखी नहीं छोड़ी जा सकती। वह शवों पर पड़े कट और निशान देखता है। वे अजीब तरह से उसके बेटे की फाइटिंग स्टाइल जैसे दिखते हैं, पर वह इस विचार को झटक देता है। जैसे ही वे पीछे बढ़ते हैं, एक विशाल डेड डेथ वर्म मिलता है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने सारे बीस्ट्स को अकेले किसने मारा। ड्यूक के मन में एक सिद्धांत बनने लगता है, शायद कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इस सब के पीछे हो। उधर टेंट में सायन बिस्तर पर लेटा सोच रहा होता है। डिमोनिक स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन उसने आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था। यह वही टेक्निक है जिससे कारुम पूरी तरह कंट्रोल लेकर अपनी शक्ति को बिना रोक टोक अनलीश कर देती, लेकिन इसका जोखिम बड़ा है। अगर वह एक बार फिसला तो कारुम स्थायी रूप से कंट्रोल ले सकती है, इसलिए वह इसे कमजोर मॉन्स्टर्स पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। कीमत बहुत भारी है। शरीर थक गया था। अगर उसने पिछले महीने इतना
अपना डीमन ब्लड न पिया होता तो वह कब का ढह चुका होता। तभी कारुम प्रकट होती है और कहती है कि अब उसे कुछ समझ आया है। अंदर से सायान एक मैच्योर वॉरियर जैसा है, लेकिन शरीर अभी भी बच्चे का है। उसकी इंस्टिंक्ट्स, अवेयरनेस और सोर्ड्समैनशिप उसके उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाते, जैसे उसने दशकों तक ट्रेनिंग की हो। वह कहती है कि उसके मूवमेंट्स किसी ऐसे इंसान जैसे हैं जिसके पास। और जब उसने सायन को यह कहते सुना कि वह पहले मर चुका है, कारुम को पूरी तरह विश्वास हो गया कि वह फ्यूचर से लौटा है। सायन थके हुए चेहरे से कहता है, यह तो शुरू से ही साफ होना चाहिए था। कारुम अपने यूजुअल लाउड एरोगेंस में चिल्लाती है, फिर शांत होकर उसकी पिछली मौत के बारे में पूछती है। इतना स्ट्रांग कौन था जिसने उसे मार दी? उसकी थ्योरी, डुरान डार्क का विल्डर, या तो ड्यूएल में उसे हराकर, या किसी करीबी ने बिट्रेयल किया। वह दूसरे विकल्प पर ज्यादा विश्वास करती है। सायन पूछता है, क्यों? कारुम बताती है, वह अर्लियर सायन की आंखों में देखा था जब वह डुरांड डार्क को घूर रहा था, जैसे उस तलवार ने उसके अतीत को जख्म दिया हो। अगर ऐसा है तो सायन शायद बदला लेने आया है। उसकी आवाज बदलती है। कारुम गुर्राकर चेतावनी देती है कि अगर सायन फिर कभी मरा या हारा तो वह उसे पूरा निगल जाएगी। सायन उसके सिर पर थप्पड़ मारता है, याद दिलाते हुए कि कंट्रोल किसका है, पर भीतर से वह राहत महसूस करता है। कारुम पिछली जिंदगी जैसी ही है। बाद में कैंप में अजीब बेचैनी फैल जाती, लोग घबराए हुए लगते हैं। सायन वजह जानने निकलता है और एमिली मिल जाती। वह बताती है, अभी खबर आई है कि रियर कैंप के पास वैली में हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स के कॉर्प्सेस मिले हैं, उसी जगह जहां सायन रातों को लड़ रहा था। सायन तुरंत समझ जाता है यह उसी के मारे हुए क्रीचर्स। वह पूछता है कि क्या, और अफवाहें फैली, पर तभी युल्किन आ जाता है। कहता है ड्यूक ने उसे बुलाया है। सायन समझ जाता है वह फंस चुका है। उसने लाशों को कल रात ही संभाला था। वह फादर्स टेंट में जाता है, जैसे हमेशा ग्रीटिंग करता है। सीने में हल्की घबराहट थी, अगर टॉपिक उठा तो क्या बहाना देगा। उसका फादर उसकी अटैक पैटर्न एक नजर में पहचान लेगा। ड्यूक उसे बैठने का इशारा करता है, कोई भूमिका नहीं, सीधे मुद्दे पर आ जाता है। पूछता है, वह कल रात कहाँ था? सायन बिना हिचक सीधे चेहरे से झूठ बोलता है कि वह जल्दी सो गया था। ड्यूक की आंखों में शक की हल्की झिलमिलाहट। जो मार्किंग्स उन्होंने कल देखे वे सायन की सोर्ड स्टाइल जैसे ही थे, लेकिन ड्यूक खुद को रोक लेता है। एक बच्चा डेथ वर्म जैसा बीस्ट अकेले कैसे मार सकता है? फिर वह गंभीर लहजे में कहता है, रियर कैंप के पास मिले मॉन्स्टर कॉर्प्सेस के बारे में बात करनी, उन्हें यह मामला पूरी तरह जांचना होगा। लेकिन ड्यूक जिस थ्योरी पर बार बार लौटता है वह एक पुराने असैसिन संगठन मिस्ट से जुड़ा है। सायन अनजान बनने का नाटक करता है, जैसे उसने कभी यह नाम सुना ही न हो। ड्यूक बताता है, मिस्ट सदियों से मौजूद रहा, किसी को नहीं पता उनका लक्ष्य क्या था, लेकिन नोबल फैमिलीज की लाशें उनके पीछे छूटती थी। उनकी सिग्नेचर हर हत्या काली फॉग में ढकी हो। फिर एक दिन वे गायब हो गए। उनकी आखिरी साइटिंग 300 साल पुरानी है, लेकिन परेशानी ये है कल मिले मॉन्स्टर्स के आसपास भी वही ब्लैक फॉग थी, वही शक्ति जो ईरियू गॉड ऑफ डार्कनेस से जुड़ी है। मिस्ट उसी देवता की पूजा करता था। इस आधार पर ड्यूक मान लेता है कि डेथ वर्म और बाकी बीस्ट्स को भी मिस्ट ने मारा है। सायन मन ही मन फादर की शार्प इंट्यूशन की तारीफ करता है। सदियों बाद भी उसने फॉग को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दी। ड्यूक कहता है, उन्हें पता नहीं क्यों मिस्ट फिर उभरा है, लेकिन एम्पायर के शीर्ष लोगों को तुरंत जानकारी देनी होगी। सायन को राहत मिलती है। फादर ने कुछ शक नहीं किया और उसकी झूठी बात मान ली। उसकी उम्र का बच्चा किसी लेजेंडरी अंडरग्राउंड ग्रुप से कैसे जुड़ा होगा? फिर टॉपिक बदलता है, क्या उसे पता है आज कौन से मेहमान आने वाले हैं? सायन जानता है, एम्परर खुद फ्रंट पर आने वाले हैं। ड्यूक सर हिलाता है और एक छोटा फेवर मांगने का संकेत देता है। उधर एम्परर बैटलफील्ड पहुंचते हैं। नाइट्स सम्मान से स्वागत करते हैं। ड्यूक घुटनों पर बैठता है, पर एम्परर उतरकर कहते हैं उनके बीच में फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, वे वर्षों से मित्र हैं। एम्परर सायन को देखते हैं। वर्ट परिवार के सबसे छोटे सदस्य के रूप में परिचय कराया जाता है। सामने इतनी कम उम्र में फ्रंट लाइंस झेलने की क्षमता देखकर एम्परर प्रभावित होते हैं। सायन को समझ आता है फादर ने उसे इस विजिट के लिए क्यों बुलाया था। पहली बार उसे सार्वजनिक रूप से ड्यूक का बेटा माना जा रहा था। उसके पास्ट लाइफ में एम्परर के आने पर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार वह सच में खुश था। पहली बार गर्व के साथ पहचाना जा रहा। फिर एम्परर अपनी बेटी से परिचय करवाते हैं। सफेद बालों वाली वह लड़की एरिन सेवर्स है, यू चीफ एम्पायर की 5th प्रिंसेस। सायन उसे तुरंत पहचान लेता है, दुखद किस्मत वाली प्रिंसेस। ड्यूक के फेवर का असली मतलब अब सामने आता है। सायन को उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना था। वे एक ही उम्र के हैं, वह उसे संभाल सकता है, उसका साथ दे सकता है। ड्यूक चाहता था कि सायन अभी से एक रिश्ता बनाए, क्योंकि एकेडमी में वे शायद दोबारा मिलेंगे। सायन समझता है राजघराने के साथ अच्छे संबंध बनाना फायदेमंद है। वह उससे दोस्ती करने को उत्सुक नहीं, पर फादर की मंशा समझता है। वह चाहता है सायन वैसा ही मजबूत संबंध बनाए जैसा ड्यूक और एम्परर के बीच है। पर सायन ऐसा इंसान नहीं। उसे भरोसा है
है कि दोनों कभी दोस्त नहीं बनेंगे, फिलहाल उसे अभिनय करना होगा। वह प्रिंसेस के साथ चलता है। नदी के पास पहुंचकर वह पूछती है, पानी लाल क्यों है? सायन बताता है, यह ब्लड रिवर है। नाम सब बता देता है। जब डीमंस मरते हैं या लड़ने लायक नहीं रहते, वे इसी नदी की ओर घिसटते हैं। उनकी सड़ती देह और फ्लूइड्स पानी को लाल कर देते हैं। नदी का यह सच सुनकर प्रिंसेस को घिन आती। वह पूछती है कि रिवर कहाँ बहती है। सायन उसे डराने में मजा लेते हुए कहता है, सीधे डीमन रेल्म की ओर। अगर वह काफी आगे तैरे तो डीमन किंग से टक्कर हो सकती है। तभी आसमान में एक पीली रोशनी दिखती है। सायन बताता है कि इसका मतलब डिमोनिक बीस्ट्स करीब आ रहे हैं। वह घबरा जाती है, पूछती है डीमंस इतने पास आने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। उधर फ्रंट लाइन पर ड्यूक बैटल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है। नाइट्स को एम्परर की सुरक्षा का आदेश देता है, लेकिन एम्परर बाधा डालते हैं। कहते हैं कि वह पीछे हटकर ढालों के पीछे नहीं छिपेंगे। वर्षों हो गए उन्होंने असली कॉम्बैट नहीं देखा और अब वह खुद एक्शन में उतरने के लिए बेचैन है। ड्यूक के पास मानने के सिवा विकल्प नहीं था। घोषणा की गई कि एम्परर खुद चार्ज में शामिल हो, जबकि बाकी नाइट्स इनकमिंग डीमंस को संभालें। ड्यूक अपने बेटे को बुलाता है। सायन बिना झिझक आगे बढ़ता है, लेकिन जाने से पहले एरिन उसे रोकती है। पूछती है कि क्या वह सच में अकेले डीमंस से लड़ सकता है। सायन हाँ में सिर हिलाता है, पर वह बीच में बोल पड़ती है, वह भी चलना चाहती है। अगर वह जा सकता है तो वह भी। दोनों की उम्र एक ही है। सायन ठंडेपन से मना करता है, कहता है कि यहाँ लोग मरते हैं। जैसी वह जिद्दी और तेज तर्रार है, वह चिल्लाती है कि फिर भी वह जाना चाहती है। सायन उसे अनदेखा कर उलेन को बुलाता है, आदेश देता है कि प्रिंसेस को लड़ाई से दूर सुरक्षित जगह ले जाया जाए। वह गुस्से में चीखती है, उसे बच्चा जैसा ट्रीट करने पर। सायन उसके पास जाकर ठंडी नजरों से कहता है, अगर वह ऐसे बिना सोचे कूदती रही तो लोग मरेंगे, शायद दर्जनों, शायद सैकड़ों। क्या वह उस बोझ को उठाने को तैयार है? उसकी आंखें भर आती, पार सीधा दिल पर लगा था। सायन मुड़ते हुए कहता है, अगर रोना है तो सामान बांधकर घर लौट जाओ। कैंप में वापस उच्च स्तरीय डिमोनिक बीस्ट्स हमला शुरू कर देते हैं। ड्यूक आदेश देता है, बैटल प्रेप करो और एक भी क्रीचर न बचने दो। सोल्जर्स आग बरसाते हैं और सीधा डिमोनिक स्नेल पर चार्ज करते हैं। यहाँ एक और कहानी सामने आती है, एम्परर डियोनिस वारिस की। उसकी पहली पत्नी डायना कजेल, जिसके दो बेटियां थी, पहली और दूसरी प्रिंसेस। दूसरी पत्नी कसांड्रा नेपालिस से 2 प्रिंसेस हुए और फिर आई अरिन, 5वीं प्रिंसेस। एक कॉमनर से जन्मी इलेजिटिमेट चाइल्ड। उसे हमेशा कलंक की तरह देखा गया। उसे दरबार में अस्वाभाविक रॉयल ब्लड के लायक नहीं कहा गया। उसने तिरस्कार सहा, अफवाहें झेली, पर उसने कभी रॉयल ग्रेस छोड़ना नहीं सीखा। पढ़ाई में उसने जान लगा दी, फिर भी उसकी जिंदगी बिखरती गई। उस पर एम्पायर से धोखा करने का आरोप लगा। उसे रॉयल ब्लड लाइन से निकाल दिया गया। बाद में वह किसी दूर द्वीप पर बीमारी से मरी बताई गई। लोग उसे ट्रैजिक प्रिंसेस कहते थे। सायन हमेशा मानता था, अगर उसकी जिद और सपने उसे न खा जाते तो शायद उसकी जिंदगी बेहतर होती। कारुम मजाक उड़ाती, कहती है उसकी कहानी सायन से मेल खाती। दूर कहीं वॉरजोन में एम्परर और ड्यूक राक्षसों की फौज काटते आगे बढ़ते। एम्परर डियोन अपने शरीर में रॉ लाइटनिंग चैनल करते हुए मॉन्स्टर्स को ऐसे चीरता है जैसे वे कुछ हो ही नहीं। वह केवल शासक नहीं बल्कि एक खतरनाक बैटल मेज था। कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। जब क्षेत्र साफ हो जाता है, दोनों कमांड टेंट में आराम करने लौटते हैं। एम्परर ड्रिंक डालता है। पुराने दिनों की याद में सायन के पिता को ऑफर करता है, कर देते हैं। फ्रंट पर शराब जजमेंट खराब कर। चुप्पी के बीच एम्परर एक परेशान करने वाली बात उठाता है, कई नोबल्स हाल ही में मारे गए हैं। खबर फैल रही, सोल्जर्स और सिटीजन्स बेचैन हो रहे हैं। ड्यूक तुरंत पूछते हैं, क्या कोई पैटर्न है, कोई अजीब निशान? डियोन बताता है, सभी नोबल्स भ्रष्ट थे और हर कॉर्प्स पर ब्लैक फॉग रेसिड्यू मिला। ड्यूक चुप हो जाता है। वह कहता है कि कल कैंप के पीछे उसे भी वही धुंध दिखी थी। दोनों मानते हैं ब्लैक फॉग वाले यूजर्स वापस आ चुके हैं। फिर टॉपिक बदलता है। एम्परर कहता है एरिन पर भी ब्लेम आने लगा है और यह उसे परेशान कर रहा है। एम्परर हालात को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ गुट साफ तौर पर इस केओस का इस्तेमाल एरिन के खिलाफ करना चाहते थे। वह ड्यूक की ओर मुड़ता है, चेहरा गंभीर और साफ, और एक अनुरोध करता है, अगर कुछ हो जाता है, अगर वह पहले मर जाए तो ड्यूक उसकी जगह एरिन का ख्याल रखे। ड्यूक बिना एक क्षण गनवाए वचन देता है, अपनी जान की कसम, वह उसकी रक्षा करेगा। बात यहीं खत्म होती। दूसरी तरफ टेंट में सायन एमिली को सब बता रहा होता है। एमिली निराश है कि उसने प्रिंसेस के साथ मुश्किल से 2 शब्द ही बोले। वह हंसते हुए चिढ़ाती है कि इस तरह तो सायन कभी शादी नहीं करेगा। सायन बात टालकर ट्रेनिंग के लिए निकलता है, पर बाहर आते ही एरिन से टकरा जाता है। वह बारिश में भीगी खड़ी। टेंट में जाकर वह पूछती है, अब वह कहाँ जा रहा है? सायन जवाब देने ही वाला होता है, पर वह कहती है, रुको, उसे कुछ कहना है। वह पूछती है, वह यहाँ कितने समय से फंसा है? सायन जवाब देता है, करीब 1 महीना।
आई? फिर वह असली सवाल करता है, वह उसे ढूंढने यहाँ तक क्यों आई? एरिन कुछ कहना चाहता पर एमिली की पीछे से चुभती नजरें उसे रोक देती। सायन एमिली को हटने को कहता है, लेकिन वह तंज कसती है कि सब साथ ही मजा कर लें। एमिली के हटते ही एरिन शुरू होती है। पहले माफी मांगती है कि वह जिस तरह बिहेव कर रही थी वह रॉयल अपेक्षाओं के काबिल नहीं थी। सायन स्वीकार करता है, शायद उसने भी उसे बहुत कड़े शब्द कहे। एरिन की आवाज भारी हो जाती है। वह कहती है कि सायन सबके बीच पसंद किया जाता है, वह उससे कहीं ज्यादा मैच्योर है। सायन तुरंत उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करता है। फिर एरिन एकेडमी की बात छेड़ती है, लेकिन सायन उसे रोक देता है। पहला वह समझ गया था, वह दोस्ती का प्रस्ताव रखने वाली थी। सायन सीधी नजरों में कहता है, अगर वह फ्रेंडशिप चाहती है तो वह गलत जगह आई है। वह उसे मना करता है और कहता है कि लौट जाए। वह टूटती हुई आवाज में कहती है, वह फ्रेंडशिप नहीं मांग रही, बस अच्छे टर्म्स चाहती। और सायन बेवजह क्रूअल हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू उभर आते हैं। वह कहती है सायन भी उसे सबकी तरह फेक और अनडिजर्विंग प्रिंसेस समझता है। वह खुद को संभालते हुए कहती है कि उसे आना ही नहीं चाहिए था, उसने सायन को ज्यादा मान लिया। फिर बुदबुदाती है, तुम तो एशल जैसे भी नहीं हो। यह नाम सायन के दिल पर वार जैसा लगता है। वह बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लेता है, पूछता है कि वह एशल को जानती कैसे है। एरिन बताती है, अकेडमी के पास टहलते हुए उससे मुलाकात हुई थी। एशल ने कहा था, दूसरों की राय की चिंता मत करो, बस अपने गोल्स पर ध्यान दो। सायन जम जाता है। एशल की मैनिपुलेशन पहली मुलाकात से ही शुरू हो चुकी थी। वह एरिन को चेतावनी देने वाला था, लेकिन तभी जमीन हिलती है। एमिली भागती हुई आती है, चिल्लाती है कि तुरंत बाहर निकलो, लेकिन देर हो चुकी थी। एक ऑर्क सीधे टेंट के ऊपर से फटकर अंदर गिरता है। जमीन फाड़ता हुआ एरिन को हवा में उछाल देता है जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया। बाहर खड़े नाइट्स फटा हुआ टेंट देखते हैं, समझ जाते हैं कि सायन भीतर है। एमिली मिट्टी में गिरी रोती चीखती है। यकीन है कि सायन मारा गया। यह खबर एम्परर और ड्यूक तक तुरंत पहुंचती है। उनके दोनों बच्चे एक हाई रैंकिंग डिमोनिक बीस्ट के हमले में टेंट के मलबे में फंस गए थे। बिना देरी एम्परर पूरी सेना को आदेश देते हैं, सीधे घटना स्थल पर पहुंचकर प्रिंसेस की सुरक्षा सुनिश्चित करो। उधर सायन के दिमाग में दहशत दौड़ जाती, क्यों इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स बार बार रियर जोन तक पहुंच रहे हैं? उन्हें वैली में रहना चाहिए था। उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से कुछ बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तभी एरिन कांपती आंखों से उसे जिंदा देखती है। उसके चेहरे पर राहत के आंसू फूट पड़ते हैं। ऑर्क ने टेंट तोड़ दी, लेकिन सायन ढहने से पहले बाहर निकल चुका था। कोई मौका नहीं था कि वह एक साधारण ऑर्क के हाथ मारे जाए। वह अपनी पास्ट लाइफ में डीमन किंग्स गिरा चुका है। उसके बगल में खड़ी एरिन घबराकर पूछती है, कैंप में तैनात नाइट्स ठीक हैं? फिर अपराध बोध में टूट जाती है, यही सोचकर कि सब उसकी वजह से खतरे में आए। नाइट्स आश्वासन देते हैं, उसकी रक्षा करना उनका स्वॉन ड्यूटी है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन बात पूरी भी नहीं होती कि ऑर्क वापस लौट आता है। एक नाइट को पकड़कर उसके शरीर को एक ही चंगुल में कुचल देता है और दूर फेंक देता है। सायन बिना हिचक उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसके और आने वाले खतरे के बीच दीवार बनकर। ऑर्क तुरंत सायन पर नजर टिकाता है, साफ संकेत कि ये एडवांस्ड मॉन्स्टर्स सीधे उसी की ओर खींचे चले आ रहे हैं। सायन चिल्लाता है, बाकी सब पीछे हटें और प्रिंसेस को सुरक्षित ले जाएं, जबकि वह बीस्ट को रोकता है। एमिली एरिन को खींच कर ले जाती। सायन अकेला लड़ता रह जाता है, लेकिन उसके वार मुश्किल से खरोंच तक छोड़ रहे थे, मानो तलवार लग ही नहीं रही। वह हताश, समझ नहीं पाता यह क्या हो रहा है। तभी कारुम प्रकट होती, बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बताती है, इस महीने सायन जितना डिमोनिक ब्लड पी रहा है, उसकी वजह से वह वॉकिंग बीकन बन चुका है। एलीट मॉन्स्टर्स उसकी शक्ति की गंध से खिंचे चले आ रहे हैं। सायन गुस्से से चीखता है, अगर उसे पता था तो यह पहले क्यों नहीं बताया? करुम शैतानी मुस्कान देती है, कहती है कि उसे तो बस उसका शरीर चाहिए। सायन बिना देर किए उसे हथियार में बदल देता है। करुम वेपन के साथ वह ऑर्क पर टूट पड़ता है, लिम्स को ऐसे काटता है जैसे मक्खन हो। ऑर्क पल भर में ढेर। फिर वह कुछ और भी भयानक देखता है, दर्जनों हाई लेवल बीस्ट्स लगातार उसकी ओर बढ़ रहे हैं। कारुम उत्साह से पागल होती है, इतना बड़ा भोज देखकर। तभी उनका सामना डेविल ड्रैगन से होता है। सायन उसे तैयार रहने को कहता है, डेमोनिक मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट करता है, उन सबको काट कर रास्ता साफ करने के लिए। दूसरी तरफ बैटलफील्ड पर ड्यूक आखिरी मॉन्स्टर गिरा चुका है। एम्परर पूछते हैं, बच्चों के बारे में कोई खबर? जवाब उदास। कोलैप्स टेंट के पास उनका कोई निशान नहीं। एम्परर मानते हैं कि ड्यूक अपने बेटे को लेकर चिंतित होगा, पर ड्यूक की आंखें ठंडी हैं। कहते हैं वर्ड परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी स्थिति में खुद को बचाना जानता है। अभी असली चिंता प्रिंसेस की सुरक्षा है। तभी नाइट्स उसे लेकर लौटते हैं। एरिन अपने पिता की बाहों में गिरती है, हांफती हुई गिड़गिड़ाती है कि सायन को बचाएं। ड्यूक मेड से पूछता है, क्या वह उसका पर्सनल अटेंडेंट है? वह कांपते हुए बताती है, सायन ने उन्हें भागने को कहा और खुद पीछे रह गया मॉन्स्टर्स रोकने के लिए। एक नाइट सायन को वापस लाने का प्रस्ताव रखता है, पर ड्यूक मना कर देता है। अभी सेना का ध्यान इस वेव को रोकने पर होना चाहिए। अगर ये क्रीचर्स कैंप्स तोड़ गए तो एम्पायर तक कुछ नहीं रुकेगा। फॉर्मेशन दोबारा जमानी है और जिंदगियां बचानी है। कोई पूछता है, सायन का क्या होगा? ड्यूक का जवाब शांत और अंतिम, सायन अपना कर्तव्य पूरा कर चुका है, उसने प्रिंसेस की रक्षा की, यही वर्ट होना है। एरिन रोती रहती है, खुद को दोष देती हुई। तभी एक आवाज हवा को चीरती है। वह चेहरा ऊपर उठाती है, आंखें फैल जाती हैं। सायन
सायन आसमान से नीचे आता दिखाई देता है, एक फ्लाइंग ड्रैगन की रेंज पकड़े हुए, चिल्लाता हुआ कि कोई मदद करे। ड्रैगन्स पवित्र जीव है, क्रिएटर से जुड़े हुए, दुर्लभ और दिव्य। इंसानों की औकात नहीं कि वे ऐसे बीइंग्स को चुनौती दें। सायन के लिए असली ड्रैगन को छूना भी जीवन की सबसे बड़ी घटना है। बदकिस्मती से जिस ड्रैगन पर वह चिपका है वह सीधा लोगों की भीड़ के ऊपर उड़ता है, सबको साफ नजर आता है, सब उसे पहचान लेते हैं, एम्पायर भी। वह रुचि से ड्यूक की ओर देखते हैं, पूछते हैं क्या वह अपने बेटे को बचाने का इरादा रखता है। ड्यूक बिल्कुल अनफेज्ड बैठा रहता है, आराम से दूर से देखते हुए कि एमसी खुद किस मुसीबत में फंस गया। उधर वह मुश्किल से ड्रैगन की पीठ पर लटका हुआ हर सेकंड पछता रहा था, खुद को गाली देता, क्यों ड्रैगन ब्लड छकने का लालच आया। कुछ देर पहले जब वह मॉन्स्टर्स की वेव रोक रहा, सबको चीरता हुआ ड्रैगन तक पहुंचा, उसे करीब से देखकर ऑलमोस्ट कांप उठा था। मिथिकल बीस्ट को सामने देखना अलग ही नशा, पर पल भर में ड्रैगन आक्रामक हो गए, सीधा फायर कॉलम छोड़ दी। वह किसी तरह डॉज करता है, ऊंचाई पर चढ़कर उस पर वार करता है, लेकिन हर हिट उसे और भड़का देती। फिर टेल स्वाइप आता है, जोरदार, तेज, उसके शरीर को रैगडॉल की तरह उड़ा देता है। फॉलो अप आने से पहले सायन मार्शल आर्ट्स में शिफ्ट होता है, भारी रैपिड ब्लोज बरसाता है, पर ड्रैगन गिरता नहीं। जैसे ही वह अगला मूव तैयार करता है, ड्रैगन अचानक रुकता है, फिर मुड़कर उड़ने लगता है, और वह इम्पल्सिव इडियट उसके पीछे कूद पड़ता है, ड्रैगन की साइड पकड़कर, सिर्फ ब्लड छकने की ड्राइव। अब हालत यह, ड्रैगन के ऊपर चिपका हुआ, बेबस, एक्सपोज्ड। करुम चीखती है, क्यों उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, वह अपनी जान गंवा देगा। सायन चिल्लाता है, अगर अभी पावर दिखा दी सब जान जाएंगे और वह भून दिया जाएगा। तभी दोनों देखते हैं ड्यूक ने 8 स्टार मैजिक कास्ट करना शुरू कर दिया है। सायन की सांस अटक जाती है, पिता का वो सीरियस चेहरा, सीधा मतलब, वह ड्रैगन को निशाना बनाने वाला है, चाहे बेटा ही क्यों न बैठा हो। स्पेल लॉन्च होता है, मैजिक ब्लेड्स आसमान चीरते हुए उठते हैं, ड्रैगन का मांस चाकू की तरह काटते हुए। सायन आखिरी पल पर छलांग लगाता है, मिड एयर में रेनिंग ब्लेड से बचते हुए। करुम चीखती है, पावर यूज करो, उड़कर निकल जाओ, पर सायन रिस्क नहीं ले सकता। वह एरिया स्कैन करता है, दूर ब्लड रिवर दिखती है, आखिरी कोशिश। वह अपना गिरने का रास्ता मोड़ता है, सीधे उसी की ओर। वैली के दूसरे हिस्से में 2 डीमंस यह तमाशा देख रहे थे। बड़ा डीमन कहता है, लगता है कोई यंग ड्रैगन मुसीबत में फंसा है। व्हाइट हेयर्ड डीमन बोलता है, नहीं, इसे किसी बेहद ताकतवर चीज ने डराया होगा, सिर्फ हाई लेवल बीस्ट ही ऐसा कर सकता है। एल्डर करेक्शन देता है, उस वैली का हिस्सा ह्यूमंस का है, लेकिन क्यूरियोसिटी है तो जा सकता है, बस कोशिश करना कि रास्ते में सबको मार न दे। छोटा डीमन पंख फैलाकर केओस की ओर उड़ जाता है। सायन किसी तरह गिरावट से बच जाता है, ब्लड रिवर से रेंग कर बाहर आता है, सांसें टूटती हुई। वह कारुम को चेक करता है, ठीक है या नहीं, लेकिन वह गुस्से में है, बोलने लायक नहीं। सायन उसे शांत होने को कहता है, जल्दी लौटेंगे, पर वह चेतावनी देती है, यह जगह डीमन टेरिटरी के बीचों बीच है। सायन हंस देता है, कहता है, इतनी भी बदकिस्मती नहीं कि इतने देर में किसी पावरफुल डीमन से टकरा जाए, लेकिन किस्मत वहीं स्लैप देती है। एक आवाज गूंजती है जो वह वर्षों से भूल नहीं पाया, विकैरियन की आवाज, डीमन किंग, अंधकार का चलता फिरता रूप, जिसने भी उसे देखा हमेशा कहा जैसे खुद डार्कनेस को देखते हों। वही मौजूदगी अब उसके सामने खड़ी है। सायन का शरीर इंस्टिंक्टिवली डिफेंस स्टैंस ले लेता है। वारियन क्रोधित होकर पूछता है, क्या वह मानव है? सायन तनाव में चुप। अगले ही पल डीमन किंग उसके सामने ब्लिंक करता है, क्लियरली लड़ाई का निमंत्रण। सायन रिफ्लेक्स में कारम से वार करता है, पर सिर्फ उसके बालों का थोड़ा हिस्सा कट पाता है। विकैरियन रुककर उसे देखता है, प्रभावित, इंट्रीग्ड। कारुम घबरा कर पूछती है, यह किससे लड़ने की कोशिश कर रहा है? सायन भारी आवाज में जवाब देता है, डीमन किंग। यह सुनते ही वह दहशत से कांप उठती है। करुम कहती है, उसकी करंट स्ट्रेंथ में डीमन किंग को हराना नामुमकिन है। अब वह ऐसी स्थिति में फंसा है जहां जीत नहीं, भागना भी मौत बुलाने जैसा। दिमाग एक पल को ब्लैंक। तभी वेलकैरियन उसे चौंकाता है, कहता है, रिलैक्स करो, वह किसी बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर जमीन पर आराम से लेट जाता है, जैसे बात करने आया हो। सायन को यह बेहद अजीब लगता है, यह डीमन किंग के स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं। वारियन फिर पूछता है, क्या वह सच में ह्यूमन है और यहाँ कैसे पहुंचा? सायन बताता है, हाँ, वह ह्यूमन है और ब्लड रिवर में गिरकर यहाँ बह आया। लेकिन वेरियन संतुष्ट नहीं, उसे सायन से अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही। पूछता है, क्या यह पहली बार आया है? सायन सिर हिलाता है, पर वेरियन का संदेह कम नहीं होता। फिर पूछता है, क्या उसने उसे पहले कहीं देखा? सायन इनकार करता है और वेरियन उस सिंसेरिटी को मान भी लेता है। आखिरकार उसने कभी मानव देखा ही नहीं, तो कोई उसे जान भी कैसे सकता है? लेकिन सायन के मन में शक बढ़ता है, क्या यह वही वर्कारियन है जिसे वह अपनी पिछली लाइफ से याद करता है? वह पूछता है, वह यहाँ आया ही क्यों? डीमन किंग जवाब देता है, इस दिशा से अनयूजुअल पावर सर्ज महसूस हुआ, रूलर होने के नाते जांचने आ गया। सायन कोई शौक नहीं दिखाता और यही वेरियन के शक को पुख्ता करता है। वह बात करता रहता है, पर सायन उसका रियल डिफरेंस देख रहा है। पास्ट लाइफ में यही आदमी दुनिया पर डीमन इन्वेजन लेकर आया था, लेकिन सामने खड़ा यह वेरियन केओस शुरू करने लायक बिल्कुल नहीं लगता। कुछ तो गलत हुआ था, कुछ जिसने उसे बदल डाला आखिर।
चेन जोखिम लेता है, पूछता है डीमन किंग असल में चाहता क्या है। वेरियन हंसकर कहता है बस अपनी पीपल की सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी। जो पीस तोड़ेगा उसे मिटा देगा। सायन को एक पल को उसकी असली नेचर की झलक दिखती है, रॉ ईवल, जो किसी ट्रिगर के इंतजार में सोया है। सायन समझ जाता है उसे वह ट्रिगर रोकना होगा। वह चेतावनी देता है जल्द ही या वेरियन या एम्पायर किसी भारी टर्निंग पॉइंट से गुजरेंगे। वेरियन उलझ जाता है, पूछता है वह कहना क्या चाहता है। सायन स्वीकारता है उसे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, पर अगर हालात बिगड़े ह्यूमंस और डीमंस के बीच बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और वह उसे रोकने की टर्म्स चाहता है। वेरियन पूछता है मैं ह्यूमंस पर हमला क्यों करूंगा। चैन विनती करता है चाहे जो भी हो प्रॉमिस करो कि कभी ह्यूमन लैंड्स पर हमला नहीं करोगे, वॉर शुरू नहीं करोगे। वेरियन भौं उठाता है, उसके बदले उसे क्या मिलेगा। सायन कहता है जो भी थ्रेट आएगा वह पूरी शक्ति से उसकी सहायता करेगा। वेरियन अम्यूज्ड होता है, पर सायन के साहस में कुछ उसे पसंद आता है। वह उसका नाम पूछता है और सुनकर सोलम वाव लेता है कि एक डीमन किंग के रूप में वह कभी ह्यूमंस पर वॉर इनिशिएट नहीं करेगा, न उनकी भूमि पर एंक्रोच करेगा, चाहे कुछ भी हो। बस सायन को अपना वादा निभाना होगा। यह कहकर वह आसमान में उड़ जाता है। जल्द ही फ्रंटलाइन स्काउट्स उसे ढूंढ लेते हैं और खबर फैल जाती है वह डेविल ड्रैगन से बचकर लौट आया। अंदर ही अंदर वह जानता है अरिन उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं ला सकती, लेकिन उसकी यह इमोशनल मैस उसके धैर्य को खा रही है। वह जल्दी आंसू पोंछती है, जबरदस्ती मुस्कुराती है, कहती है उसे बस लेवल अप करना है, स्ट्रॉन्गर बनना है, इतना पावरफुल कि चायन जैसा कोई उसे नोटिस करे, उसकी प्रेजेंस एक्सेप्ट करे। वह कसम खाती है इतनी कैपेबल बनेगी कि सायन चाहे या ना चाहे उसे रोक ही ना पाए। दरवाजे पर रुककर धीरे से कहती है फ्रंट लाइंस पर न मरने के लिए थैंक्स। कुछ दिन बाद फॉरेस्ट की रियर बॉर्डर की छाया में एक आदमी पेड़ों के बीच से फिसलता है, यकीन करता हुआ कि कोई पीछा नहीं कर रहा। वह पैक से एक ग्लोविंग आर्केन क्यूब निकालता है और जैसे ही वह बाहर आता है कर्स्ड मैजिक की काली चेन्स फटकर उसकी जकड़ लेती हैं। पीछे से आवाज गूंजती है, हैरानी से कहती हुई कि असली गद्दार रेनोल्ड क्रिम्सन ही निकला। तस्कर घबराकर क्यूब की रेरिटी समझाने लगता है। इसका माना स्टोरेज लिमिटलेस सा है, गैम किंगडम के मेज लैब्स की क्रिएशन। असैसिन क्यूब छीने बिना रुकता नहीं, मास्क हटाता है, अपना नाम ऐसे बोलता है जैसे अरेस्ट वारंट पड़ रहा हो। रेनोल्ड जम जाता है, सायन ने पकड़ा है, वह सोच भी नहीं सकता था। वह पूछता है सायन यहाँ क्या कर रहा, पर सायन जवाब तक नहीं देता। क्रेट्स और सामान खोदता जाता है, कॉन्ट्राबैंड पार्ट्स, डिमोनिक रेमनेंट्स और पजल पूरा हो जाता है। रेनल्ड कॉर्प्सेस से करप्टेड ब्लड निकालकर कार्ट्स में भरता था और किसी इनसाइडर की मदद से बॉर्डर पार भेजता था। कोई बड़ा हाथ इसमें शामिल है। रेनल्ड कंधे उचकाता है, मासूम बनने की कोशिश, कहता है उसे कुछ नहीं पता, पर सायन बहुत आगे है। अंडरग्राउंड मार्केट्स में डिमोनिक ब्लड बिकते देखा है, कोई भारी खिलाड़ी इसे सप्लाई कर रहा है। वह सोचता है कंस्ट्रक्ट कौन है, तभी रेनल्ड अचानक फायरबर्स्ट से हमला करता है। उसे लगता है स्ट्राइक लगेगा, पर सायन पहले ही पास आ चुका था। एक कट में उसकी हथेलियां काटकर पेड़ की छाल में गाड़ देता है, फिर सौदा रखता है, सब बता दे, स्मगलिंग पाथ, मोल, पूरी चेन और क्लीन डेथ पाएगा। नहीं बताया तो टॉर्चर उसे मरने की भीख मंगवाएगा। बाद में वेलस के वेस्टर्न बॉर्डर पर एक ट्रेड स्टेशन में व्यापारी ब्लड शिपमेंट का क्रेट खोलते हैं। अंदर रेनल्ड का कटा सिर काले धुएं में तैरता मिलता है। पास ही सायन छत की छाया से ये सब अनफोल्ड होता देखता है। करुम पूछती है क्यों इन ट्रेटर्स को छोड़ रहा है। चायान ठंडे स्वर में कहता है उन्हें बस एक झटका चाहिए, एक वार्निंग। उसे सब याद है, पास्ट लाइफ में रेनोल्ड गैम के गवर्नमेंट से मिला हुआ था। करप्टेड ब्लड की ट्रैफिकिंग उसके हाथ में थी। हर शिपमेंट गैम के मेज सोसाइटी तक जाती थी। वे मैजिक सोर्स को डिसेक्ट करने और उसकी लिमिट्स तोड़ने के पीछे पागल थे। अभी तो वे डिमेंशन क्यूब जैसे टूल्स बना रहे, पर आगे वे उस ब्लड से हॉरर क्रिएशंस निकालेंगे, मैजिक को पूरी तरह करप्ट कर देंगे। सायन इस बार इसे होने नहीं देगा। कारुम चिढ़ाते हुए कहती है कितना मजेदार है, वह एम्पायर की मदद कर रहा है जबकि कसम खाई थी कि इस बार सिर्फ अपने लिए जिएगा। उधर उचीफ की एक स्टेट में अशिल कमरे में लेटा एक महिला के साथ वक्त बिताने के बाद आराम कर रहा है। अचानक वह सतर्क हो जाता है जब वह बताती है कि सायन फ्रंट लाइंस पर गया और ड्यूक को भी साथ ले गया। बस सुनना था। एशेल उठ बैठता है, अब वह भाई से मिलने जाएगा। सायन हाल ही में उसकी नसों पर चढ़ रहा है, अब वह इसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। कासल के भीतर एमिली इस बीच खुशी से चीख उठती है कि आखिरकार वह फ्रंट लाइंस से बचकर वापस आ गई। एमिली की राहत असली थी, वह प्रैक्टिकली चिल्ला देती है एक्साइटमेंट में। वह सायन से कहती है एकेडमी इस भयानक बैटलफील्ड से लाख गुना बेहतर होगी। पर सायन का चेहरा बिल्कुल अलग कहानी कहता है। उसे पता है एकेडमी के अंदर क्या इंतजार कर रहा है। वह कोई न्यू चैप्टर नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स का जाल, फेक अलायंसेज, जेलसी, क्लाउड चेसिंग, टैलेंट से ज्यादा महत्व सोशल स्टेटस का। एमिली तो बस एक्साइटेड है क्योंकि उसने सुना है एकेडमी में हैंडसम बॉयज भरे पड़े हैं और शायद उसे रोमांस का मौका मिल जाए। एंट्रेंस डे आता है। सायन गेट्स पार करता है और रास्ते में क्रेयॉन्स टकरा जाता है।
उसे देखते ही क्रेयॉन्स बिना एक शब्द भाग निकलता है। पिछली पिटाई की याद आज भी हड्डियों में चुभ रही। कारुम को समझ नहीं आता क्या था वो। सायन बताता है उसी का हाफ ब्रदर। कारुम कहती है वह बाकी फैमिली जैसा नहीं दिखता। सायन मुस्कुरा देता है, कहता है वह एलिस जैसा ही तो है। एकेडमी के स्टाफ उसे ग्रीट करते हैं, ज्यादा पोलाइट, डर डर कर, और हर कोई नजरें चुरा रहा है, यानी आसपास कोई बड़ा आदमी है, ड्यूक, अशल। पर सायन परवाह नहीं करता। 1 साल की नॉन स्टॉप मेहनत के बाद वह खुद को एक पल की ईज देता है। मे भी यही रिवॉर्ड है। वह हॉलवे में चलता कमरे तक पहुंचता है और दरवाजा खोलने से पहले ही उसे भीतर से एक फेमिलियर ऑरा महसूस होती है। स्ट्रॉन्ग, अनमिस्टेकेबल, अशेल। और जैसे ही दरवाजा खुलता है वह उसी घमंडी मुस्कान के साथ खड़ा मिलता है। बिन अ वाइल्ड, सायन खुद को काबू में रखता है। एशल सार्केस्टिकली कहता है शायद सायन उसे पहचानता भी ना हो, आखिर सालों हो गए, बस ये सुनना था। सायन अंदर से टूटता स्विच फ्लिक हो जाता है। कारुम को पकड़कर काउंटर अटैक करने ही वाला था कि वह उसे रोक लेती है, चेतावनी देती है एक गलत मूव और यहाँ मर जाएगा। सायान मुश्किल से खुद को थामता है, दांत भींचकर अशल को ग्रीट करता है, कहता है वह कभी अपने बड़े भाई का चेहरा नहीं भूल सकता। अशल हंसकर उसके बाल खुजलाता है, खुश कि उसे याद रखा। फिर आराम से कमरे में घूमता कहता है सुना है सायन लड़ाई में बहुत बेहतर हो गया, शायद बैटलफील्ड पर कुछ काम आ जाए। सायन मन में घृणा निगलकर कहता है हाँ, वह भी इंतजार कर रहा है, पर उसकी आंखों की नफरत सब कह देती है। अशल उसकी नजर पकड़ता है, कहता है बस मिलने आया था, बस इतना ही। लेकिन सायन जानता है अशल कभी भी छोटे लोगों पर समय नहीं फेंकता। अगर आया है तो वजह जरूर है। अजीब तरह से यही बात उसे काम कर देती है। दूसरे तरफ हॉलवे में एमिली उसका सामान ले आती है, चिल्लाते हुए कि वह मदद करने क्यों नहीं आया। पर जैसे ही कमरे के सामने पहुंचती है अचानक जम जाती है। वहां अशल बाहर निकलता है। वह एमिली को धक्का से इग्नोर करता हुआ कहता है उसे नजरअंदाज करो, वापस काम पर जाओ। उसके जाते ही एमिली फट पड़ती है, कहती है सायन ने उसे वार्न क्यों नहीं किया कि वह आ जाएगा। सायन बिना भाव के कहता है उसे अभी अकेला छोड़ दे। फिर वह बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है, सिंक पकड़कर उल्टी करता है। दबाव, तनाव सब एक साथ टूट कर गिरता है। खुद को स्टेडी कर वह कारुम की ओर मुड़ता है, पूछता है उसने उसे रोका क्यों। पर परफेक्ट ओपनिंग थी। कारुम ठंडे स्वर में कहती है वह सॉफ्ट नहीं हो रही थी, वह सिर्फ चाहती है कि उसकी रेज और गहरी हो, जितनी ट्विस्टेड होगी उतना डिलिशियस होगा। चायन हल्की हंसी देता है, कहता है उसे कारुम का यही रूप पसंद है। उधर अशेल के प्राइवेट रूम में एक बटलर रिपोर्ट लेकर आता है। जैसा आदेश था उसने सेकंड प्रिंसेस को ट्रैक किया और अब वह मिल गई है। वह नॉर्दर्न रीजन में व्हाइट एल्व्स टेरिटोरी के भीतर है। अशेल भौं उठाता है। फाइना आउटसाइडर्स के लिए वेलकमिंग नहीं, पर हाँ वही है। उसे लोगों को अपने पक्ष में लाने की कला आती है। एशल को कोई हैरानी नहीं, वह जानता है फीना जैसी लड़की ऐसा काम कर ही लेगी। वह बटलर को आदेश देता है जैसे ही वह वापस लौटने का सोचे तुरंत खबर दी जाए। सर्वेंट सिर हिलाता है, पर जाते जाते पूछ लेता है क्या मीटिंग में कुछ हुआ? आज अशेल अलग लग रहा है, कुछ हैप्पी भी। अशेल हंस देता है, कहता है उल्टा है, मूड तो बिल्कुल खराब है। बस सायन की वो नजर दिमाग में अटकी है, तीखी, भारी, जैसे किसी स्वॉर्न एनिमी को देख रहा हो। वह आदेश देता है अब से सायन पर नजर रखी जाए। बटलर निगरानी की व्यवस्था करने का वादा कर निकल जाता है। अशेल वहीं अकेला रह जाता है, सोचता हुआ उसका छोटा भाई आखिर क्या छुपा रहा है। कास्टल के बाहर रॉयल नाइट्स की फॉर्मेशन तैयार खड़ी है, सायन को एकेडमी तक एस्कॉर्ट करने के लिए। एमिली पास खड़ी उदास, उसे नाइट्स के साथ जाने की अनुमति नहीं और यह उसे चुभ रहा है। सायन गुड बाय कहता है, उसे बिहेव करने और खुद का ध्यान रखने को कहता है। तभी वह उसे याद दिलाती है एकेडमी में अगर कोई परेशान करे तो हिम्मत मत हारना। सायान इस बात पर हैरान, क्योंकि ये वही एमिली है जो पिछली लाइफ में भी ऐसी ही थी, काइंड, कांस्टेंट, वही लड़की जिसने उसे बचपन में मौत से खींचकर बाहर निकाला था। वह 8 साल का था, तेज बुखार में टूटता, कोई देखने तक नहीं आया, बस एमिली। वह उसे पीठ पर उठाकर डॉक्टर तक भागी, रात भर उसके पास बैठी रही। अगर वह न होती वह शायद किसी अंधेरे कोने में मर चुका होता। काट से सिर निकालकर सायन मजाक में चिल्लाता है, वापस आया तो बिहेव न करने पर पनिशमेंट मिलेगी। एमिली हंसते रोते हाथ हिलाती है। सायन के लिए वह मेड कभी नहीं रही, वह उसके दिल के करीब है। काट में वापस बैठते ही सायन को कुछ ऑफ लगता है। एस्कॉर्ट में 6 नाइट्स सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, बहुत संदिग्ध। उसे यकीन होने लगता है ये नॉर्मल ट्रिप नहीं, कुछ होने वाला है। एकेडमी पहुंचने से पहले कई घंटे बाद वे रुकते हैं। नाइट कहता है यहीं रात बिताएंगे। सायन पूछता है ये जगह एग्जैक्टली कहाँ है? जवाब वेग।
सैफ्रॉन के बीच में, पर सीनरी झूठ पकड़ा देती है। ये सैफ्रॉन नहीं, ये आइसोलेटेड जाल है। वह कार्ट से उतरता है और तुरंत नाइट्स उसे घेर लेते हैं। सायान शांति से पूछता है, इसका मास्टरमाइंड कौन है? किसने प्लान कराया? कोई जवाब नहीं, बस इतना कहते हैं, आज वह मरेगा। एक नाइट उसकी गर्दन पर वार करने आता है। सैन एफर्टलेसली डॉज करता है और एक ही काउंटर में सिर धड़ से अलग। वह तलवार बाकी पर तानता है, सवाल दोहराता है। नाइट्स एक साथ टूट पड़ते हैं, पर कुछ सेकंड में सब जमीन पर पड़े हैं, काटे हुए लिम्स और टूटे आर्मर के ढेर में बदल। एक को वह जिंदा छोड़ता है। वह आखिरी नाइट दहशत में जम चुका, अब समझ गया कि डीमन ड्रैगन से बचकर लौटने वाला आदमी किसी भी इंसान की पहुंच से ऊपर है। सायन शांत स्वर में पूछता है, किसने आदेश दिया? डर के मारे नाइट बोल देता है, मिसेस मार्गरेट, वही किल ऑर्डर लेकर आई थी। सायन उसे नहीं मारता। दोनों कार्ट में लौटते हैं, एकेडमी की ओर यात्रा जारी। रास्ते में नाइट एक और सच खोलता है। क्रे ने मार्गरेट से जाकर कुछ मदद मांगी थी। संभावना है ये हिट जॉब उसी की मांग थी। सायन दांत भींच लेता है, बस क्रे से यह हिसाब बाद में चुकता होगा। नाइट उदास पूछता है, अब उसके साथ क्या होगा? सायन ठंडे स्वर में कहता है, अभी तुम यूजफुल हो, इसलिए गाड़ी चलाते रहो। कुछ देर बाद एकेडमी की विशाल आउटलाइन होराइजन पर उभरती है। आखिर वे पहुंच गए। स्टेट में मार्गरेट का दिमाग फट जाता है जब खबर पहुंचती है कि उनका मिशन पूरी तरह उलट गया। सड़क किनारे उनके लोग कूड़े की तरह फेंके मिले और सायन, वह जिंदा बचकर एकेडमी तक पहुंच गया। डर और डिसबिलीफ साथ उठते हैं। ये संभव कैसे है? बटलर कहता है, शायद उन्होंने उसे अंडर एस्टिमेट किया, पर किसी बच्चे का ये करना दोनों को अजीब लगता है। वह सोचता है, जरूर कोई अनसीन फोर्स इसमें शामिल है। वह सुझाव देता है, एकेडमी में क्लीनर भेजकर काम खत्म कर दें। मार्गरेट तुरंत रोक देती है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो सायन सीधा क्रेयॉन्स पर टूट पड़ेगा। वह ब्लैकआउट का आदेश देती है। कोई रिटेलिएशन नहीं, कोई लीक नहीं, आज की घटना का जिक्र तक नहीं। सर्वेंट झुककर निकल जाता है। कमरे के बाहर अशेल का बटलर सब सुन रहा था, चुपचाप। 10 दिन हो चुके। सैफ्रॉन से सायन और ब्रायन निकले। अब तक मार्गरेट समझ चुकी होगी कि सायन जिंदा है, यानी एकेडमी का रास्ता अब सुरक्षित है। अब सायन को सोचना होगा ब्रायन का क्या करे। कुछ देर बाद जब सायन कार्ट में आराम कर रहा होता है, एस्कॉर्ट बताता है वे पहुंच गए। सायन बाहर देखता है। एकेडमी की इमारत नोस्टाल्जिया की लहर सी भर जाती है, अच्छी भी बुरी भी। वह अंदर जाता है, क्रेडेंशियल्स देता है और विस्पर्स उठते हैं। सायान वर्ट, वही, उसे डॉम भेजा जाता है। 2 दिन बाद एंट्रेंस सेरेमनी और एलिमेंटल असेसमेंट है। स्टाफ उसे ऑर्नेट की और सील्ड लेटर देता है। सायान पढ़कर हैरान, उसे पूरा रॉयल हॉल मिला है। उसके ब्लड लाइन में यह ऑनर किसी को नहीं मिला। साफ है, किसी बड़े हाथ ने यह सेट किया है। ब्रायन अंदर आता है। अब एस्कॉर्ट खत्म। सायन उसकी तरफ मुड़ता है। सेटल करने का समय। ब्रायन जानता है अब वह मरने वाला है, पर सायन उसे सोने की भारी थैली थमा देता है। यह पेमेंट है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी। ब्रायन की आंखें भर आती हैं। वह घुटनों पर गिरकर लाइफ टाइम सेवा की भीख मांगता है। सायन चौंक जाता है। कोई क्यों चाहता है यह? ब्रायन समझाता है, उसके पिता ने सिखाया था, अगर कोई लायक इंसान मिले, लॉयल्टी में हिचकना नहीं। सायन को यह बेवकूफी लगता है। क्या ब्रायन को डर नहीं कि बिट्रेयल हो सकता है? ब्रायन शांत, अगर होगा हो जाएगा। सायन कंधे उचका देता है। सेरेमोनी स्किप करता है, सीधा एलिमेंटल टेस्ट के लिए निकलता है। उधर रॉयल एकेडमी के डीन ऑफिस में डीन नए एलिमेंटल रिजल्ट्स पढ़ रहा है। इस साल कैंडिडेट्स धांसू आए, जैसे एरिन 2 स्टार माना और 50% आए 55% लाइट एफिनिटी, पर एक नाम सब पर भारी, सायान 2 स्टार माना, एस रैंक फिजिक और सबसे शॉकिंग 92% डार्कनेस एफिनिटी। उसकी सिस्टर एलिस भी ग्रेजुएशन में 80 ही लाई थी। इंस्ट्रक्टर सेरा याद दिलाती है उसका एलिमेंट डार्कनेस ही है। डीन हाँ कहता है, पर साथ ही जानकारी देता है उसे एम्परर के डायरेक्ट आदेश पर रॉयल हॉल मिला, फ्रंट लाइंस में एरिन को बचाने की कीमत पर। डीन आगे कहता है, एम्परर तो उन्हें एक दूसरे से मैरी कराने की सोच रहा था। वह सेरा से पूछता है, अगर इग्नोर की गई 5th प्रिंसेस वर्ट फैमिली में शादी कर ले तो क्या होगा? जवाब साफ, सक्सेशन ड्रामा, एम्पायर वाइड केओस, शायद सिविल वॉर। सेरा चेताती है, अति हो गई तो रियल्म टूट जाएगा। डीन हंसकर कहता है, अभी थोड़ी दूर की बात है, देखते हैं सायन एम्पायर का सेवियर बनता है या उसका डाउनफॉल। दूसरी तरफ सायन हॉलवे में चलता, अपने एलिमेंटल नंबर्स दिमाग में दोहराता। 92 देखकर अभी तक शॉक्ड, पास्ट लाइफ में बस 80 था। डिमोनिक ब्लड का असर साफ है। तभी सामने क्रेयॉन्स दिखता है। उसे देखते ही उसकी शक्ल ऐसी जैसे किसी भूत को देख लिया हो। वो झटके में है। उसे साफ दिख रहा था कि सायन मर चुका होगा। उसके बगल में वही गोल मटोल बदमाश पॉपर पनेरन, वही जिसने क्रे की तरह बचपन से उसकी जिंदगी झन्नुम बनाई थी। सायन के चेहरे पर सीधी चमक, बेहद जल्दी बदला चुकाने का मौका। पॉपर कुछ बोलने आगे बढ़ता ही है कि सायन एक ही किक में उसे दीवार पर चिपका देता है। पॉपर बेहोश गिर जाता है। सायन क्रेयॉन्स की तरफ मुड़ता है, शांत पर खतरनाक मुस्कान के साथ बोलता है, तेरे पीछे की चालों से मुझे कोई फर्क नहीं, पर अगर तू मेरी नजर में दोबारा आया,
व्हीलचेयर में निकल जाएगा। क्रे वहीं ढह जाता है। सायन आराम से वहां से निकल जाता है, चेहरे पर घमंड, अंदर पूरा सेटिस्फैक्शन। दूसरी तरफ सैरा डीन की बातें बार बार सोचकर सखर्त हो चुकी है। वह तय कर चुकी उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। तभी वह नोटिस करती है शेल्फ की किताब गायब है। उसके पीछे सायन की आवाज, हाथ में वही किताब, यही ढूंढ रही थी। वह चौंक जाती है। उसे उसकी आहट तक महसूस नहीं हुई। वह रूल्स याद दिलाती है, स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आ सकते। जैसे ही वह किताब वापस पाती है, काली फॉग उसके हाथों से निकलकर धावा बोलती है। सायन सरक कर बचता है और बोलता है, हॉलम ऑफ मिस्ट, सही पहचाना ना था। वह दंग, उसे कैसे पता? पिछले जीवन में उनका पहला सामना बिल्कुल सामान्य लगा था। वह उसके दिन के बारे में पूछती, कहती काउंसलिंग इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है, जबकि सायन उस वक्त रोज पब्लिक ह्यूमिलिएशन झेलता था एशेल के हाथों। उसने माना था 84% डार्कनेस एलिमेंट रेयर है और ह्यूमैनिटी इस एलिमेंट को समझती नहीं, इसलिए लोग इसे कम आंकते हैं। वह मुस्कुराई थी, कहती उसकी ग्रोथ लिमिटलेस है। सायन पूरी तरह बहक गया था। इंस्ट्रक्टर का एक्ट सब कवर था। असल में वह एकेडमी के बीचों बीच रॉयल भीड़ में छिपा हुआ एक असैसिन थी। उसका एक्सप्रेशन बदलता है। वह कहती, बाकी बात उसकी लैब में होगी। सायन थोड़ा हैरान, प्रिबेसले पीछे जाता है। लैब अंदर से उसी पुराने मेमोरी जैसा। वह टी का सिप लेता है और तुरंत पकड़ लेता है, इसमें पॉइजन मिला है। पसेसी अंश से देती है, पर सायन कंधे उचका देता है। डिमोनिक ब्लड पीने वाला पॉइजन से नहीं मरता, रेसिपी अपग्रेड करो। अब वह सच में शुक है। वह पूछती, उसे कैसे पता कि वह ऑर्डर्स लाइब्रेरी की स्पेसिफिक किताबों से लेती है? सायन कैजुअली कह देता है, जाहिर है मिस्ट का आदमी वही जानता है। अब वह उसे शक की नजर से देखती है। क्या सायन सच में मिस्ट का हिस्सा है? वह आगे बढ़कर ब्लफ तोड़ता है, याद दिलाता है कि जाने से पहले किसी ने पूछा था, एक रात काफी होगी और अब की नोबल्स रैंडम मर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। वह एक्ट करती है, मुझे कुछ नहीं पता। पर सायन मुस्कान के साथ बोलता है, मैं जानता हूँ। उसकी आंखें सखर्त, वह चेतावनी देती है, ज्यादा बोलने का पछतावा होगा। फॉग लैब में फैल जाती है। वह टेबल उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। सायन डॉज नहीं करता, सीधा घूंसा मारकर टेबल 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। वह कहता है, मैं ऑलरेडी प्रूफ दे चुका हूं कि मैं कौन हूं, लड़ाई की जरूरत नहीं। पर वह नहीं मानती, कहती अगर वह मिस्ट में होता वह उसे जरूर पहचानती, क्योंकि वह हॉल्म है। वह पीछे हटने नहीं देगी। सायन करुम निकालता है, उसकी हर स्ट्राइक को क्लीन काउंटर्स में चीरते हुए कहता है, तुम्हें पूरा प्रूफ मिलेगा। तभी उसकी निगाहें तलवार पर टिक जाती है। डीमोनिक ब्लेड, ये केवल वही चला सकता है जिसे ईरू ने चुना हो। वह जम जाती है। सायान धीरे से कहता है, मालूम है मिस्ट अब भी सक्सेसर ढूंढ रहा है। वह कहता है, रुक जाओ, सक्सेसर तुम तलाश रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। अब मुझे ईरू तक ले चलो। सेरा उसे एक छिपे बेसमेंट डोर तक ले जाती है। दरवाजा खुलते ही नीचे एक लंबी अंधेरी सुरंग। सायन को जरा सा भी सरप्राइज नहीं, मिस्ट का बेस ऐसा ही होना चाहिए। सेरा दरवाजा पकड़कर कहती है, आगे से तुम अकेले ऑल्टर तक खुद जाओ। दरवाजा बंद होता है और अंदर की स्पेस अचानक फैल जाती है। फॉग गॉड की बनाई हुई वॉर्प्ड दुनिया। सायन को ठीक पता है किस वक्त मिस्ट के कौन से ऑपरेटिव्स दिखाई देंगे। अंधेरे में चलते ही उड़ते नाइव्स उसकी तरफ आते हैं। वह एक ही स्विंग में सब वापस उछाल देता है। मिस्ट का वेलकम हमेशा हिंसक होता है, पर आज कुछ ज्यादा ही है। ऊपर से कई मास्क्ड असैसिन्स गिरते हैं, पर लैंडिंग होती है सिर्फ उसके आफ्टर इमेज पर। वह पहले ही पीछे हट चुका होता है। दोबारा ब्लेड्स आते हैं, पर इस बार सैन मिड एयर उन्हें पलटकर उन्हीं के गले में भेज देता है। अब सब सीरियस, उसे घेरकर हमला करने की तैयारी। सायन ब्लड थर्स्ट वेव छोड़ता है। लाल फॉग उनके शरीर को जकड़ लेती है। सब एक एक कर बेहोश, सिवाय एक के जो बिना हिले खड़ा है। रैंक इंस्टेंटली समझ आता है ये ऊंचे स्तर का है। सायन अनशेकेबल रूट्स कास्ट करने ही वाला था कि सामने वाला ब्लर की स्पीड में आकर वार कर देता है। मास्क गिरता है और सामने सेरा, वही उसे पर्सनली टेस्ट करने आई थी। प्योर कॉम्बैट मेनियक, जिसे स्ट्रॉन्ग मेजेस से लड़ने में मजा आता है, और सायन उसके लिए परफेक्ट टारगेट। सायन करुम से उसे पीछे धकेलता है, पर सेरा अभी भी पागल उत्साह में चिल्लाती है कि वो फाइट जारी रख सकती है। सायन तुरंत भागता है। उसे पता है ये कैसी साइको है, जब तक कोई मर न जाए नहीं रुकती। सेरा उसकी स्पीड पकड़ने के लिए बफ लगाती है, वार करती है, और सायन आसानी से पैरी कर देता है। वह क्लियरली नहीं लड़ना चाहता। सेरा बताती है, चिंता मत करो, ये पूरा जोन आरू ने सील किया है। बाहर कोई तुम्हारी मैजिक फील नहीं कर सकता। चाहो तो पूरी ताकत खोल दो, फिर वार्निंग भी, लेकिन अगर तुमने सब निकाला मैं शायद जिंदा न रहूं। सायन कुछ बोलता, इससे पहले उसके घुटने टूटते हैं। वह वहीं गिर पड़ता है। अचानक करुम अपनी फिजिकल फॉर्म में उतरती है, उसके सामने खड़ी। सेरा तुरंत पहचान कर झुक जाती है। ईरू की चोजन स्पिरिट सामने थी। करुम गुर्राहट में पूछती है, तू मेरे मास्टर पर वार क्यों कर रही थी? सेरा हंसते हुए, बस टेस्ट था, देखना था कि ये सच में सक्सेसर है या नहीं। करुम फ्यूरियस, उसकी किलिंग इंटेंट पूरे टनल में गूंजती है। वह अभी लड़ाई खत्म करने को तैयार, पर तभी दोनों की नजरें सैन पर जाती हैं। वह जमीन पर लेटा है, खून बह रहा।
बेहोश। करुम उसे अपनी बाहों में उठा लेती है, चिल्लाती है, तुम्हें और क्या लोड चाहिए था? तुम्हारा शरीर अभी मेरी ट्रू फॉर्म सह नहीं सकता। हर मैनिफेस्टेशन ड्रेन्स लाइफ फोर्स। और चायन का शरीर अभी भी 10 साल पुराना बच्चा। सेरा क्रीपी मुस्कान के साथ कहती है, मैं ड्यूअल रिजेक्ट नहीं करूंगी। चन हिम्मत करके उठता है, डगमगाते हुए पूछता है, तुम अचानक बाहर क्यों आई? करुम उसे दबे स्वर में डांटती है, तुम चुप रहो, आराम करो, बाकी मैं संभालूंगी। वो कहती है कि इस राउंड को वो हैंडल करेगी। सेरा इस बात से एकदम जगमगा उठती है, जैसे किसी स्पिरिट से लड़ना उसके लिए किसी थ्रिल से कम न हो। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखों में वो अजीब सी खुशी दिखती है, जैसे कोई फुल ब्लोन मैसोकिस्ट खतरे से प्यार कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि दोनों टकराए, ऊपर खुले पोर्टल से इरू की गूंजती हुई आवाज पूरे रेल्म को हिला देती है। उन्हें तुरंत लड़ाई रोककर ऑल्टर पर आने का आदेश मिलता है। आखिरकार सब कुछ प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। सायन अब गॉड ऑफ डार्कनेस से मिलने वाला है। पुरानी कहानियों में लोग गॉड ऑफ ब्लैक फॉग को एक हार्टलेस शक्ति कहते थे, जो बिना रुके, बिना वजह जाने कितनी जिंदगियां छीन लेता था। पर उसके अनुयायी इसे मर्सी कहकर डिफेंड करते थे, एक ट्विस्टेड मर्सी जिसे केवल वही समझ पाते थे। उनका दावा था कि सही गलत का फैसला वही करेंगे, और अगर अपने विश्वासों की रक्षा के लिए किसी को मारना पड़े तो वो भी ठीक है। ज्यादातर लोग इस सोच को पागलपन कहते थे, पूरी तरह अनहिंज्ड। पर सच्चाई में वो हमेशा कमजोरों की ढाल बनकर खड़ा रहा, जो सायन को उसकी नजर में एक डिल्यूटेड फूल ही बनाता है। पोर्टल से भीतर जाते हुए वो सीधे ऑल्टर तक पहुंचता है जहां एरू मौजूद है। पहुंचते ही उससे पूछा जाता है कि क्या वो जानता है सामने कौन खड़ा है। सायन बिना झिझक बोलता है, अरू, गॉड ऑफ ब्लैक फॉग। सक्सेसर होने के बावजूद गॉड ने उसका नाम कभी नहीं सुना, इसलिए प्रूफ मांगता है। लेकिन उसके भीतर से धड़कती फॉग एनर्जी ही काफी थी। सक्सेसर बनने के दो ही रास्ते हैं, या तो अरू खुद चुने या मिस्ट स्टोन चुने। और क्योंकि गॉड उसे नहीं पहचानता, इसका मतलब सिर्फ एक है, स्टोन ने खुद उसे चुना है। खासकर जब वो पत्थर पिछले साल गायब हुआ था, ईरू सचमुच प्रभावित होता है कि चायन ने कौम को जगाया भी और इतनी आसानी से कंट्रोल भी किया। उसकी आंखें तीखी, तय, बचपन जैसी बिल्कुल नहीं। ईरू को तुरंत बता देती हैं कि ये लड़का किसी और समय का है। सायन ने पहले भी शक किया था कि शायद गॉड ने उसे समय में पीछे भेजा होगा, पर ईरू अब वो सर्वशक्तिशाली सत्ता नहीं रहा। उसकी डिवाइन पावर बहुत पहले खत्म हो चुकी है, और चायन ये पहले से जानता है। वो बस जवाब ढूंढने आया था। ईरू कंधे उचका देता है कि सक्सेसर खुद चलकर आ गया, इससे उसका ही काम आसान हुआ। हमेशा की तरह लेजी, लेकिन बातचीत के बीच उसे सायान पर रखी एक वस्तु का नास्टी ऑरा महसूस होता है, होली सोर्ड का हिल्ट। वो पूछता है, डिमोनिक सोर्ड कम पड़ रही थी क्या? सायान बताता है कि उसका उसे अभी उपयोग करने का कोई इरादा नहीं, बस इतना चाहता है कि दुनिया उस पवित्र तलवार को भूल जाए और उसकी मौजूदगी इरेलेवेंट बन जाए। सोचने का ये अंदाज आरू को चौंकाता है, पर वो दखल नहीं देता। फिर भी ट्रेडिशन के मुताबिक वो सक्सेसर से पूछता है कि मिलने वाली शक्ति का वो क्या करेगा। यही सवाल पिछली जिंदगी में भी पूछा गया था, और सायन ने तब बेवकूफी में जवाब दिया था, अपने भाई के लिए जीऊंगा। उसी जवाब ने उसे धोखा दिलवाया और मौत। एरू ने तब भी उसे अंधविश्वास से बचने को कहा था, लेकिन इस बार जवाब साफ है, वो ये शक्ति अपने लिए चाहता है। आरू चेतावनी देता है कि गलत जवाब दिया तो वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। सायन बिना डरे खड़ा रहता है, अब न आदेश मानने का इरादा है, न किसी के हिसाब से जीने का। एरू उससे पूछता है कि वो अपनी इस आजादी का क्या करेगा, पर सायन चुप रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो सक्सेसर की ड्यूटी निभा रहा है, गॉड दखल नहीं देगा। अरू बात समाप्त करता है, फिर करुम की ओर मुड़ता है, जो उसकी बेटी है। डरावना गॉड रूप एक पल में पिघल जाता है, और वो बेहद नरमी से उसका चेहरा थामता है। पूछता है, वो नए ओनर के साथ कैसी है? करुम अपनी यूजुअल ठंडक में जवाब देती है। वो उसके माथे पर एक चुंबन रखता है, और उसी स्पर्श से करुम अपनी ट्रू फॉर्म में लौट आती है। इस बार उसके शरीर पर चैन की माना नहीं लगती, क्योंकि अरू अपनी जीवन शक्ति का हिस्सा उसे दे देता है, ताकि वो बिना उसे थकाए अस्तित्व में रह सके।